बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी जो प्रीवियस क्लास थी वो एस्टिमेट्स के बारे में थी। हमने उसमें काफ़ी डिटेल डिस्कशंस की एस्टिमेट्स के बारे में। एस्टिमेट्स क्या होते हैं, किस तरह से उनको वर्कआउट किया जाता है, उसमें क्या बातें की जाती हैं। बट अगेन हमने अपनी डायरेक्शन को फिर आगे थोड़ा सा और भी लेके चलना था, तो आज हमने अपने रिस्क असेसमेंट का जो आखिरी एरिया था उसको भी हमने कवर अप कर लेते हैं, विच इज़ बेसिकली आइज़ा 240। आइज़ा 240 डील करता है फ्रॉड इंस्पेक्टर्स से रिगार्डिंग। अब बेसिकली जब हम बात करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, अपने ऑडिट की, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्टिव होता है हमारा ओपिनियन देना। ओपिनियन देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एविडेंस। अब यहां पे दो पोजीशंस बनती हैं, या तो आपको एविडेंस ऑब्टेन्ड मिल जाएगा या नॉट ऑब्टेन्ड, या आपका एविडेंस नहीं मिलेगा। अगर ऑब्टेन नहीं किया एविडेंस तो क्या बन जाती है? स्कोप लिमिटेशन बन जाती है। तो स्कोप लिमिटेशन तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगर एविडेंस ऑब्टेन मिल जाता है हमें, एविडेंस हम हासिल कर लेते हैं, तो फिर हमने उसको फर्दर क्या करना होता है? एवेलुएट करना होता है। एवेलुएट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? उसके अंदर हमने चेक करना होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या चेक करनी होती है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होते हैं, ये दो वजूहात की वजह से हो सकती है, फ्रॉड या एरर। ठीक है जी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या फ्रॉड की वजह से होगी या एरर की वजह से होगी। अब एरर से मुराद क्या है कि अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल होते हैं ना, आप जानबूझ के गलती तो नहीं करते ना, गलती होती है, गलती जानबूझ के नहीं होती। और अगर गलती जानबूझ के की जाए तो फिर नीयत का मसला होता है, वो क्या बन जाती है? इंटेंशनल। तो जब इंटेंशनल बन जाती है तो फिर क्या बन जाती है? वो फ्रॉड बन जाती है क्या? दोनों में मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क है, लेकिन किस में? एक नीयत की बेस पे और एक गलती की बेस पे। अगर नीयत में फतूर है तो फ्रॉड है, अगर नीयत ठीक थी गलती हो गई तो एरर है। एरर तो हम अपने डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देखते हैं कि एरर से किस तरह से बचा जा सकता है, हम अपने किस तरह से उसको डील कर सकते हैं, हम उसके अंदर अपने कौन से प्रोसीजर लगा सकते हैं। वहाँ तो हमारे लिए एक स्पेसिफिक गाइडेंस अवेलेबल है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रॉड की, तो फ्रॉड तो डिटेक्ट हम नहीं कर सकते। फ्रॉड डिटेक्ट करना तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। अब पोजीशन क्या आती है कि बीइंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी, हम फ्रॉड रिस्क कंसिडरेशंस को किस तरह से डील करते हैं। जैसे कल हमने एस्टिमेट में बात की थी कि आप कुछ प्लानिंग पे काम करते हैं, फिर आप उसमें कुछ अपनी प्लानिंग के ऊपर अपनी अप्रोच बनाते हैं, फिर आप उसके ऊपर अपने प्रोसीजर लगाते हैं, फिर एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, बाकी सारी बातें करते हैं। जब हम बात करते हैं फ्रॉड की, तो फ्रॉड में फिर जाके आपके मुख्तलिफ फैक्टर्स इसके साथ लिंक होते हैं। फैक्टर क्या है? देखें, जब आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, उसको एवेलुएट करना है, तो ये आइज़ा 500 में रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस की बात करता है, तो आइज़ा 500 के साथ 240 लिंक हो गया ना लिंक। अगर लिंकिंग पहले देख लेते हैं ना, पहला लिंक मैंने बनाया जी आइज़ा 500 के साथ। आइज़ा 500 के साथ क्यों लिंक बनाया जी? जब हम बात करते हैं कि आपने रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस को इंश्योर करना है, तो वो कहता है 500 में आप रिलायबिलिटी को इंश्योर करेंगे इन तरीकों के साथ। और फिर रिलायबिलिटी के ऊपर कहता है अगर आपको डाउट आ जाए तो फिर कहाँ पे लेके चले जाएं? फ्रॉड इंस्पेक्टर में लेके चले जाएं। तो आइज़ा 500 किसके साथ लिंक हो गया? जाके 240 के साथ जाके लिंक हो गया। तो मीन्स पेपर में अक्सर औकात आप देखते हैं कि लिखा होता है कि हमने एक एविडेंस ऑब्टेन किया, उस एविडेंस को पहले इंफॉर्मेशन कुछ और थी, बाद में इंफॉर्मेशन कुछ और होगी। फॉर एग्जांपल, आपको मैनेजमेंट ने रिवैल्यूएशन रिपोर्ट दी, रिवैल्यूएशन रिपोर्ट में आपका जो क्या कहते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा था वो 80 मिलियन का आ रहा था। मैनेजमेंट ने कहा कि इस रिवैल्यूएशन रिपोर्ट को इग्नोर कर दें, आप ये दूसरी रिवैल्यूएशन रिपोर्ट ले लें सेम एसेट्स के ऊपर। तो अब उसमें कितनी आ रही है? 100 मिलियन आ रहा है। अब पहला ओरिजिनल एविडेंस 80 मिलियन शो करता है, रिवाइज एविडेंस 100 मिलियन शो करता है। आप क्या करेंगे? इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसके बारे में पूछेंगे, क्या सवाल करेंगे, भाईजान ये 80 से 100 क्यों हो गया? अब यहाँ पे मैनेजमेंट की दो एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं, या तो जस्टिफाइबल एक्सप्लेनेशन होगी या अनजस्टिफाइबल एक्सप्लेनेशन होगी। अगर जस्टिफाइबल एक्सप्लेनेशन होगी तो फिर किधर चला जाएगा? एरर में। अगर अनजस्टिफाइड होगी तो किधर चला जाएगा? फ्रॉड फैक्टर के अंदर। तो जब आपका किसी डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस आता है तो फिर भी आपको फ्रॉड फैक्टर को देखना पड़ता है। फिर जब अपने ऑडिट को प्लान कर रहे होते हैं,
जब हम अपने ऑडिट को प्लान कर रहे होते हैं तो प्लानिंग के वक्त हमने रिस्क असेसमेंट भी करनी होती है। तो फ्रॉड इस फैक्टर की वजह से भी आपकी क्या आते हैं, रिस्क फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कल जब एस्टिमेट्स की बात की थी तो मैंने कहा था मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल होती है, इस वजह से आप यहाँ पे फ्रॉड फैक्टर्स होते हैं और इस वजह से हमारा यहाँ पे रिस्क मौजूद है। तो जो मेरी रिस्क असेसमेंट है वो भी लिंक किसके साथ है, 240 के साथ लिंक्ड है। फिर मैंने जेईज की बात की, रेवेन्यू की रिकग्निशन की बात की, इन्वेंट्री की ऑब्सोलेंस की बात की, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की बात की। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर डिस्कसिंग, हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रॉड इस फैक्टर के थ्रू किस तरह से आपकी रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हो सकते हैं, और हमें उनको की कंसीडरेशन देनी पड़ती है प्रायर टू स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ताकि हम अपनी डायरेक्शन को फोकस कर सकें उस स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, वो इधर फ्रॉड की वजह से है या एरर की वजह से। ये बात समझ आई आपको यहां तक। अब पोजीशन क्या आती है कि बीइंग ऑडिटर्स हम क्या काम कर रहे होते हैं। तो इसमें बड़ी आपको जो बात समझने वाली है वो ये है कि सबसे पहले तो जब हम किसी भी क्लाइंट पे जाते हैं तो हमें तो फ्रॉड इस फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि फ्रॉड इस फैक्टर हैं किस किस्म के। तो अब आप फ्रॉड इस फैक्टर के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो पहला काम क्या होता है हमारा जी, फर्स्ट आपका काम होता है जी आइडेंटिफाई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। अब आपके ज़हन में कुछ सवालात हैं, वो सवालात क्या हैं। पहला सवाल आपके ज़हन में ये है कि आपकी जो फ्रॉड हो सकता है वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के थ्रू हो सकता है या आपका मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के थ्रू हो सकता है। अब देखें ये दोनों काम क्यों होते हैं, ये दोनों काम हमारे तीन वजूहात की वजह से होते हैं। बताता हूँ अभी। ये दोनों काम हमारे होते हैं तीन वजूहात की वजह से। या हमारे ऊपर कोई इंसेंटिव होता है, या प्रेशर होता है, या हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, या हमारा एटीट्यूड होता है कि हम ये काम कर रहे हैं। मैंने लिख इसलिए पहले दिया कि एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी आसानी हो, दोबारा मुझे ब्रेक ना लगानी पड़े। देखिए इंपॉर्टेंटली पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। फॉर एग्जांपल आप एक सीएफओ की जॉब करते हैं, आप एक लिस्टेड कंपनी के सीएफओ हैं। शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है कि आपकी कंपनी की ईपीएस एक हाई लेवल के ऊपर जानी चाहिए, एक ईपीएस इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में सट्टा जो हो रहा होता है उसकी बेसिस पे ही हो रहा होता है। अब आपको ये टारगेट दिया जाता है कि कंपनी की ईपीएस इस दफा 2 रुपए होनी चाहिए। कंपनी की ईपीएस कितनी होनी चाहिए जी, 2 रुपए होनी चाहिए। अभी एग्जिस्टिंग या लास्ट ईयर कंपनी की जो ईपीएस थी वो 1.5 थी, तो आपने क्या करना है 0.5 से ईपीएस को इंक्रीज करना है। अब आप इस ईपीएस को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करेंगे। आप जब अपने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करना है तो व्हाट यू विल डू, या तो आप रेवेन्यू की रिकग्निशन में प्रॉब्लम करेंगे, या आप अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट की अजम्पशंस को चेंज करेंगे, या आप उसके मेथड और मेथोडोलॉजी को एस्टिमेट की चेंज करेंगे, या आप क्या करेंगे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए आप अपनी जेवीज को इस्तेमाल करेंगे और जेवी का सहारा लेकर आप अपने प्रॉफिट को एनहांस करने की कोशिश करेंगे। जेवी का सहारा कैसे ले लेंगे, आप कहेंगे भाईजान जो लायबिलिटी अकाउंट्स हैं उनको क्रेडिट करते जाएं, और सॉरी जो लायबिलिटी अकाउंट्स हैं उनको डेबिट करते जाएं, और जो एक्सपेंस अकाउंट उसको क्रेडिट करते जाएं। इससे क्या होगा, लायबिलिटी भी कम होती जाएगी और एक्सपेंस भी कम होता जाएगा। अब जब लायबिलिटी कम होती है तो उससे मेरी लिक्विडिटी भी इंप्रूव हो जाती है, और जब एक्सपेंस कम होता है मेरा प्रॉफिट भी एनहांस हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म को इस्तेमाल कर रहा हूं अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने के लिए, प्रॉफिट को एनहांस करने के लिए। तो मैं क्या कहता हूं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता हूं। अब मैंने ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों की, क्योंकि मेरे पास एक प्रेशर था शेयर होल्डर का। अब इसका एक और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि आपने मिनिमम कैपिटल को 10 बिलियन रखना है। जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए वो 10 बिलियन की है, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपने 15% पे मेंटेन करनी है। अब आपके ज़हन में एक रेगुलेटरी प्रेशर है कि भाई मैंने इस 2 रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, अगर मैं इन 2 रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करूंगा तो मेरी एग्जिस्टेंस पे भी थ्रेट आ जाएगा, मैं स्केड्यूल से अनस्केड्यूल हो जाऊंगा।
अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए अपनी इक्विटी को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो इक्विटी को बढ़ाने के लिए वन ऑफ द कंपोनेंट इज रिटेन अर्निंग एज वेल, या बाकी फैक्टर्स भी होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करूंगा और उस रेगुलेटरी प्रेशर को मैनेज करने के लिए क्या करूंगा, मैं अपनी अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जाके गलत एंट्रियां करूंगा या गलत तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करूंगा, मेंटेन रखूंगा। फिर क्या आता है, प्रेशर भी हो सकता है, प्रेशर तो है, इंसेंटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने जो सेल का एग्जेक्टिव है उसको आपने कहा कि अगर आप सेल का टारगेट अचीव करेंगे तो हम आपको एक होंडा सिविक दे देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल उसको सेल का टारगेट अचीव करना था 100 मिलियन का, 100 मिलियन का टारगेट अचीव करना था पूरे साल में, 12 मंथ्स के अंदर। 11 महीने गुजर चुके हैं और कंपनी ने 90 मिलियन का टारगेट अचीव कर लिया। अब आखिरी 5 दिन हमारे पास रह गए हैं और 5 दिन में हमने क्या करना है, 10 मिलियन की सेल बुक करनी है। अब मैं बीइंग सेल एग्जेक्टिव, मेरे दिन में यह कि अगर मैं ये टारगेट अचीव नहीं करूंगा तो होगा क्या, मेरा बोनस वेस्ट हो जाएगा, मेरी गाड़ी वेस्ट हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, मैं इस टारगेट को मीट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं इनसे जाकर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप माल उठा लें। ये कहेंगे मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों माल आपसे उठाऊं। मैं कहता हूं आप पैसे ना दे, पैसे बाद में दे देना। कहते हैं जब मेरी चीज जरूरत नहीं है मैं क्यों आपसे लूं। अच्छा, फिर भी नहीं माने। मैंने कहा जी अच्छे काम करते हैं, आप मेरे से 5 मिलियन की गुड्स उठा के ले लें, मैं आपको 2 लाख रुपए का क्रेडिट नोट दिलवा दूंगा। अब हुआ क्या, मैंने अपनी सेल को एनहांस करने के लिए, क्यों एनहांस करनी थी, क्योंकि मेरे पास एक इंसेंटिव अवेलेबल था। मैंने इनको एक ऑफर की, मैंने इनको अपने पास से ऑफर दी और ऑफर देकर मैंने इनको सेल करवा दी। ईयर एंड के बाद क्या किया, मैंने उसको रिवर्स करवा दिया। अच्छा, फिर दूसरी ऑप्शन क्या हुई, मैंने इनको एक और बात हो सकती है, मेरी रिलेटेड पार्टी थी, अब मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, मैंने रिलेटेड पार्टी को उठाया और माल उठा के भिजवा दिया एट द ईयर एंड। अब हुआ क्या, ईयर एंड के करीब करीब मेरी सेल क्या होगी, ओवरस्टेट होगी, मेरे जो टारगेट थे वो मीट हो गए। अब क्या था, बेसिकली मेरे पास एक इंसेंटिव था। या फिर मेरे पास एक और प्रेशर हो सकता है, वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल बैंकर कहता है जी आपने अपनी डेट टू इक्विटी रेशियो कितना मेंटेन करना है, या आपने करंट रेशियो 1:1 रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो बैंकर है वो कहता है जी आपने करंट रेशियो 1:1 रखनी है। अब 1:1 का मतलब क्या है कि 100 के एसेट हैं तो 100 की ही लायबिलिटी होनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपके एसेट 50 के हैं और आपके लायबिलिटीज 200 की हैं, तो ये तो एक मिसमैच है। अब आपको क्या करना है, 50 को 150 प्लस करना है तो फिर 200 बनेगा। अब आपके पास ऑप्शन क्या अवेलेबल होंगे, या आप अपने स्टॉक्स की वैल्यूएशन को चेंज करेंगे। स्टॉक्स की वैल्यूएशन किस तरह चेंज करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक जो आप अपने वैल्यू कर रहे हैं उसके अंदर आप अपनी अजम्पशंस को चेंज करेंगे, उसमें ओवरहेड की अपोर्शनमेंट को चेंज करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या कर जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। एक ऑप्शन ये है आपके पास। दूसरी ऑप्शन क्या है, कुछ एसेट्स की मिस वैल्यूएशन कर दें, मिस क्लासिफिकेशन कर दें। फॉर एग्जांपल कि आपने परचेज ऑफ लैंड के लिए एक एडवांस दिया हुआ था, तो उसको कहां पे क्लासिफाई होना चाहिए था, ऊपर नॉन करंट में होना चाहिए था, आपने उसको नॉन करंट के बजाय करंट में क्लासिफाई कर दिया। या कुछ आपके स्टोर स्पेयर जैसे पड़े थे जो कैपेक्स नेचर के थे, जो कैपिटल नेचर के थे, जो आपको क्लासिफाई करने चाहिए थे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर, वो आपने उठा के अपने करंट एसेट्स के अंदर क्लासिफाई कर दिए। या कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट था जो आपकी बेसिकली प्रॉपर्टीज की रेंटल पर्पसेस के लिए दिया हुआ था, उसको आपने उठा के करंट एसेट्स में क्लासिफाई कर दिया। या और ऑप्शन क्या हो सकती है, अगर आप एसेट बेस को नहीं बढ़ा सकते, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू विल ट्राई टू रिड्यूस द लायबिलिटीज। आप लायबिलिटीज को क्या करेंगे, लायबिलिटीज को अंडर रिकॉर्डेड रखेंगे, अंडरस्टेट करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ईयर एंड के करीब करीब आपको कोई प्रोक्योरमेंट की है, आप उसकी प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। अब देखिए, these all are the factor to achieve certain objective which is developed due to the pressure by the certain entity। अब आपने क्या किया, उस वजह से आपने वहां पे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। अब इसके साथ फिर क्या है, अपॉर्चुनिटी है, फिर क्या है, एटीट्यूड है। अब अपॉर्चुनिटी और एटीट्यूड बेसिकली क्या डिपिक्ट करते हैं, मेन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जहां पे ज्यादा फॉल करती है, बाकियों में भी इसके फैक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन जहां पे कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक हो, जहां पे कंट्रोल आपको इस चीज की इजाजत दे देते हो, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, आप वहां पे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी के सीएफओ के पास राइट अवेलेबल है कि वो जेवीज को पोस्ट कर सकता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है किस चीज की, फ्रॉड करने की। जारी बात है, उसके ज़हन में 100 सवालात होंगे, मैंने अपने टारगेट को अचीव करना है, मैंने उस टारगेट को अचीव करना है, मैंने बोनसेस लेने हैं, मैंने अपनी ग्रोथ लेनी है, मैंने शेयर होल्डर की नजरों में आना है, मैंने डायरेक्टर की नजरों में आना है, तो मुझे ये काम करने पड़ेंगे। और मेरे पास एक कंट्रोल वीकनेस वाला एरिया अवेलेबल है जिसको मैं मैनिपुलेट करके फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकता हूं। तो आई विल डू द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू गेन सर्टेन एडवांटेजेस। अब क्यों फ्रॉड हुआ, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, वहां पे कंट्रोल एनवायरनमेंट इतना स्ट्रांग नहीं था
कि वो उस तरह की चीज़ों को पकड़ सकता। ये जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये थोड़ी सी ना मतलब स्टैंडर्ड में लिखी हुई है, लेकिन डिफरेंट जगहों पे लिखी हुई है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक तरीक़ेकार से स्टार्ट किया है, फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर बेस बनाना शुरू करूंगा। जैसे कल हमने किया था ना कि पहले हमने बेस समझी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, फिर हमने वन बाय वन समझना शुरू किया। तो अगर आप ये समझ लेंगे ना तो इसके बाद आपको स्टैंडर्ड के ऊपर रीड करना आसान होगा। फिर आपको समझ आ जाएगा यार ये कोरिलेट हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन लिंक हो रही है, ये इस तरीके से आपकी पोजीशन आपकी लिंक हो रही है। दूसरी मैंने क्या किया जी, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। अभी आपने सवाल किया था मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट किस तरीके से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी एक गोल्ड की दुकान पे काम करते हैं और गोल्ड के अंदर तो एक तोला इतना सा होता है, आप एक तोला उठा के जेब में डाल लें तो क्या हो गया, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होगी। आपको एक लैपटॉप पसंद आ गया, आपने वो लैपटॉप परचेज कर लिया और इनवाइस कंपनी को दे दी, कंपनी ने उसके आपकी ब्याह पे पेमेंट भी कर दी। अब उस गुड्स या सर्विसेज के लिए कंपनी ने पेमेंट की है जो गुड्स और सर्विसेज कंपनी ने कभी ली ही नहीं है। किसने ली है, एक इंडिविजुअल ने ली है, एक पर्सनल बेनिफिट के लिए ली है, तो कंपनी को पे करना पड़ा है। दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। बात समझ आई आपको। अब देखें आप मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट क्यों करते हैं, बिकॉज देयर आर सर्टेन प्रेशर्स, फैमिली प्रेशर्स। आपके बच्चे हैं, उसकी फीस जानी है, आपका फीस नहीं है देने के लिए, स्टेटस को आपने अपना बरकरार रखना है। आप क्या करेंगे, आप मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करेंगे, आप मेजरमेंट ऑफ कैश करेंगे। जब जो आपके कंट्रोल में चीजें हैं आप उसके अंदर जरूर कोई ना कोई डंडी मारने की कोशिश करेंगे। क्यों, यू हैव सर्टेन फैमिली प्रेशर्स, सर्टेन सोशल प्रेशर्स। अब इसमें एग्जांपल तो ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर है, हाउ मच इज द सैलरी, 17 ग्रेड ऑफिसर, 18 ग्रेड ऑफिसर, माइट बी रेंजिंग फ्रॉम 70,000 to 300,000, नॉट मोर देन दिस। बट लिविंग स्टाइल उनका देखें क्या होता है, क्या उनका लिविंग स्टाइल ये डिपिक्ट कर रहा होता है कि वो एक 17 ग्रेड का ऑफिसर है who is earning not more than 80,000 rupees, but they are spending more than 500,000 rupees। अब बात क्या है, बात ये है कि they have the certain pressures। वो प्रेशर क्या है, उन्होंने अपनी स्टेटस को बरकरार रखना है, उन्होंने अपनी क्लास को बरकरार रखना है। अपनी क्लास को मेंटेन करने के लिए दे नीड सर्टेन अमाउंट। अब क्या करेंगे, वो ट्रेजरी में से पैसा खाएंगे, रिश्वत लेंगे या जो भी व्हाट्सएवर मींस यूज करेंगे, बट दे आर मिस अप्रोप्रिएटिंग द एसेट्स। फिर क्या है, इंसेंटिव भी हो सकता है। इंसेंटिव क्या हो सकता है, आपके प्रमोशंस ड्यू हैं और आप प्रमोशन, मतलब हमारी डायरेक्शन थोड़ी सी आउट हो रही है लेकिन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से थोड़ा सा हट रहे हैं बताने के लिए, या आपको प्रमोशन ड्यू है आपकी, या आपको कोई इस तरह की पोजीशन बननी है, लेकिन वो कहते हैं आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर आपको ये एडवांटेज मिलेगा। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट वायलेटिंग द लॉज एंड रेगुलेशंस टू गेन सर्टेन पर्सनल एडवांटेजेस। सेम यहाँ पे भी वही होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, उसको आप किसी बड़े स्कूल की एग्जांपल लें, वहाँ पे तो एक रेस होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा होंडा सिटी में आया है, दूसरा बच्चा प्राडो में आ गया, एक बच्चा प्राडो में आ गया, अब वहाँ पे रेस शुरू हो गई। बच्चे ने देखा जी मैं तो सिटी पे हूँ, वो प्राडो पे है। हालांकि एक बच्चा है, अगर आप किसी एक नॉर्मल स्कूल का बच्चा देंगे वो 100 से पैदल जाता है स्कूल, लेकिन वहाँ पे रेस है। अब वो घर आके बाप से कहेगा भाई मैं वो तो ये हुआ, अब वो रोला डलेगा, घर में परेशानी प्रॉब्लम, अब एक सोशल प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया। बाप के अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ पे क्या करेगा, इस तरह की एक्टिविटीज़ में फिर इन्वॉल्व हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको। फिर इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं लगे हुए। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप एंटर होते हैं तो आपकी पॉकेट की तलाशी नहीं ली जाती, जब आप जाते हैं तो आपके पॉकेट की तलाशी नहीं ली जाती, आपको देखा नहीं जाता कि आप कोई चीज़ जेब में डाल के तो नहीं लेके जा रहे, या आपको पता है कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे कोई CCTV कैमराज नहीं लगे हुए, या आपको ये पता है कि भाई कोई अकाउंटिंग ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है, हमारी इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, कितनी आई, कितनी गई, वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड्स। तो भाई मैं उसमें कोई 10 में से एक चीज़ उठा के लेके चला जाऊँगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज मुझे उस एंटिटी के इन्स एंड आउट्स के बारे में पता है। तो मेरे पास क्या है, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है टू मिस अप्रोप्रिएट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। फिर सम टाइम क्या होता है, कुछ लोगों की आदत से मजबूर होते हैं, वो अपनी रिश्वत लेना भूलते नहीं है, या इस गलत काम से हटने की उनकी आदत होती है, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी देखी वो होता है, उन्होंने की वो कुछ होता है। तो दिस इज बेसिकली एटीट्यूड। वो एटीट्यूड ऐसा होता है कि जो आपको मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करने के लिए की तरफ राग़िब करता है। अब बात क्या होती है कि ये मसाइल मौजूद हैं, इनको हमने आइडेंटिफाई नहीं करना, इसके ऊपर किसने काम करना, मैनेजमेंट ने काम करना है। मैनेजमेंट ने अपनी कोड ऑफ कंडक्ट बनाने हैं, मैनेजमेंट ने कंट्रोल डेवलप करने हैं, मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनानी है, मैनेजमेंट ने अपने स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, मैनेजमेंट ने फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, मैनेजमेंट ने उसके रेमेडियल प्रोसीजर लगाने हैं, मैनेजमेंट ने विसल ब्लोइंग प्रोसीजर लगाने हैं। दिस ऑल आर द रिस्पांसिबिलिटी
with the management. We don't have any responsibility in this regard. कोई डेवलपमेंट से रिगार्डिंग, कोई फ्रॉड डिटेक्शन से रिगार्डिंग कोई इस तरह की हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जब हम ऑडिट के लिए जाते हैं तो एक तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है हम फ्रॉड ऑडिट करें, हम फ्रॉड ऑडिट नहीं करते, तो फिर हम करते क्या हैं? हम अपने प्रोसीजर इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट आइदर ड्यू टू द फ्रॉड और एरर हैं वो आइडेंटिफाई हो जाए रिस्क, और हर रिस्क के अगेंस्ट एक अप्रोच बन जाए, और हम उस अप्रोच के मुताबिक अपने प्रोसीजर लगा दें, और हम अपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके कंक्लूड कर दें कि हमने किसी एविडेंस को एवेलुएट करते वक्त हमने किसी फ्रॉड इस फैक्टर को तो आइडेंटिफाई नहीं किया। दूसरी बात क्या है, जब आप अपने प्रोसीजर्स लगा रहे होंगे तो आपने उसमें अपनी प्रोसीजर्स को फिर बाइफरकेट करना है, अपनी प्लानिंग के प्रोसीजर में, एग्जीक्यूशन के प्रोसीजर में और फाइनलाइजेशन के प्रोसीजर में। कुछ ऐसे प्रोसीजर होंगे जो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के ऊपर होंगे, कुछ ऐसे प्रोसीजर होंगे जो एजर्शन लेवल के ऊपर होंगे। अगर मैं जेवी की बात करूंगा या एस्टिमेट की बात करूंगा या अनयूजुअल ट्रांजेक्शन की बात करूंगा, मींस मैं मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल की बात करूंगा, तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की बात कर रहा हूं। जब मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं तो मैं अजर्शन लेवल पे चला गया हूं। जब मैं इन्वेंट्री के अंदर बात कर रहा हूं तो मैं अजर्शन लेवल पे चला गया हूं। जब मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूं तो मैं अजर्शन लेवल पे चला गया हूं। तो मुझे अपने प्रोसीजर इस तरीके से डिजाइन करने हैं कि वहां पे कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना रहे, और मैंने अपने ऑडिट को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के थ्रू लेके चलना है। अब ये बड़ा एक हम बार बार सुनते आए हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? आप किसी ऑडिट पे जाते हैं, आप ऑडिट पे जाके उनसे कहते हैं कि मुझे कंफर्मेशन भेजनी है। आप कंफर्मेशन क्यों भेजना चाहते हैं? बिकॉज यू हैव सर्टेन रिजर्वेशन कि जो एंटिटी का इंटरनल रिकॉर्ड है इट माइट नॉट बी एक्यूरेट। आपने क्या किया? आपने शक किया तो आपने कंफर्मेशन भेज दी। ऑडिटर का तो हर प्रोसीजर ही क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। जब आप किसी एक एविडेंस को दूसरे एविडेंस से कोरॉबरेट करते हैं तो दिस कॉल्ड द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। यहां पे वो कहते हैं शक्की मिजाज से काम करना। हम एक डेफिनेशन को याद कर लेते हैं, कैफ में की होगी, विच इज वेरी बेसिक डेफिनेशन। आपको पूरा ऑडिट ही क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। आपको जो एविडेंस मिलता है कि आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं आप उसके ऊपर। कब यकीन करते हैं? जब आप उसको कोरॉबरेट करते हैं, जब आप उसके ऊपर प्रोसीजर लगाते हैं, फिर क्या कहते हैं? आपको थोड़ी थोड़ी तसल्ली होना शुरू होती है। तो आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के थ्रू ऑडिट प्लान कर रहे हैं तो ये काम हो रहा है। फिर आपके जो प्रोसीजर है वो अनप्रेडिक्टेबल होने चाहिए। क्लाइंट के बंदे उसको प्रेडिक्ट ना कर सके कि आप क्या करने वाले। फॉर मैं जाते जाते सरप्राइज कैश काउंट कर लूं, मैं इन्वेंट्री काउंट कर लूं, मुझे पता है कि क्लाइंट को पता है कि भाई ये टॉप 10 कस्टमर्स को सिलेक्ट करते हैं, इस दफा मैं जाऊं, मैं कहूं जी जीरो बैलेंस वाले को भी आप कंफर्मेशन भेजो, तो मैंने क्या किया? सैंपलिंग की टेक्निक चेंज कर ली। और मैं क्या कर सकता हूं? मैं फॉर एग्जांपल के क्लाइंट को पता है कि ये हर साल ये एक प्रोसीजर ही लगाते हैं, ये 4 रिकॉन्स बनाते हैं, आप 4 कोने बना के रख लें, क्लाइंट बना के रख ले रिकॉन्स, पता है ऑडिटर जाना है और रिकॉन्स लेने चले जाने, आप उसके अलावा कोई प्रोसीजर डिजाइन कर लें जिसका क्लाइंट एक्सपेक्ट ना करो। एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर चले जाएं, रैशनैलिटी के ऊपर चले जाएं, तो वो क्या है आपके? वो आपके अनप्रेडिक्टेबल प्रोसीजर्स हैं। ठीक है जी। तो ये काम करके हम अपने इस रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं इसके रिगार्डिंग हम उसको जरा डिस्कस करते हैं। एक तो हमारी जिम्मेदारी थी कि आपने आइडेंटिफाई करना है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को, और फिर हमने किस चीज को डिस्कस किया? फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते क्या हैं। अब इसको आइडेंटिफाई किस तरह से करना है उसके प्रोसीजर है। अब ये सारे काम को करने के जो प्रोसीजर हैं वो क्या हैं? यानी कि आपने जो फ्रॉड फैक्टर आइडेंटिफाई करना है उसके प्रोसीजर क्या होंगे? विच विल बी कॉल्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या होता है जी जरा बताएं? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन, या अब चलो एनालिटिकल, ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब आए, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? मैं आपको एक ब्रीफ बताऊंगा, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, हम बुक के ऊपर जाके पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें लिखी होंगी। आपने सीक्वेंस में चलना है। ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देना, ओपिनियन देने के लिए एविडेंस होना, एविडेंस ऑब्टेन कर लिया या ऑब्टेन नहीं किया, ऑब्टेन कर लिया तो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड या एरर। फिर उसके बाद हमने कहा जी फ्रॉड इस फैक्टर, तो फ्रॉड के ऊपर बात हुई तो हमने कहा सबसे पहले तो फ्रॉड इस फैक्टर को आइडेंटिफाई करो। फ्रॉड इस फैक्टर हैं क्या? आप किसी क्लाइंट पे जाते हैं तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि मुझे रिस्क ऑफ फ्रॉड नजर कहां पे आता है। फॉर एग्जांपल आपने पहले रिस्क ओवरऑल इवैल्यूएट किया तो आपने कहा जी रेवेन्यू में रिस्क है, आपने कहा जेवी में रिस्क है, आपने कहा
आपके एस्टिमेट में रिस्क है फ्रॉड फैक्टर का, आपने कहा मेरा अनयूजुअल ट्रांजेक्शन में रिस्क है, आपने कहा मेरा इन्वेंट्री के अंदर रिस्क है, तो आपने वहां पे फ्रॉड फैक्टर को एक आइडेंटिफाई किया। हाउ यू डिड आइडेंटिफाइड, आपने किस तरह से आइडेंटिफाई किया? आपने अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाया। आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले इंक्वायरी करनी है, किसकी? कंपनी के सीएफओ की, कंपनी के इंटरनल ऑडिट की, कंपनी के 2-4 गवर्नेंस की। क्या सवाल करने हैं भाई? एंटिटी के अंदर फ्रॉड फैक्टर क्या है आपके, आप बताएं। देखना, मैं अगर कंपनी में आता हूं आपका, तो मैं पहला सवाल क्या करूंगा जी? हाँ जी, कोई फ्रॉड हुआ है पूरे साल में? कभी हुआ या नहीं हुआ तो आप बता देंगे। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मैं क्या करूंगा? मिनट्स ऑफ द मीटिंग पकड़ लूंगा, तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग को मैं ऑब्जर्व करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, तो वहां पे अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो उसके बारे में डिस्कशन हुई होगी। ये बिल्कुल, ये सारी इंक्वायरी में हम बातें करेंगे ना। अब ये इंक्वायरी पे आने लगे हैं, आप देखें ना, डायरेक्शन आपने खुद सेट कर रहे हैं, मैं तो नहीं आपको बता रहा। ये अगला पॉइंट ही मेरा ये था। आप फिर मैनेजमेंट से पूछेंगे, एचआर के हेड के पास जाएंगे, आप सवाल करेंगे, हाँ जी आपकी बोनस की पॉलिसीज क्या है, आपकी रेम्युनरेशन का स्ट्रक्चर क्या है, आपके जो, फिर सेल डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा हाँ जी बताएं आपके सेल के इंसेंटिव्स क्या क्या होते हैं। तो वहां से मैं देखूंगा कि क्या फ्रॉड फैक्टर बनता है या नहीं बनता। मैं देखूंगा कि जो रियलिस्टिक टारगेट होते हैं या नहीं होते, और अगर टारगेट अनरियलिस्टिक होते हैं तो क्या अचीव होते हैं या नहीं होते। अगर टारगेट अचीव हो रहे हैं और अनरियलिस्टिक भी है तो मींस क्या है? फ्रॉड हुआ है। अच्छा, फिर आप उनसे जो रेम्युनरेशन की पॉलिसीज पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? कि क्या आप मार्केट कंपैटिबल उनको दे रहे हैं रेम्युनरेशन। अगर आप मार्केट कंपैटिबल रेम्युनरेशन नहीं दे रहे तो क्या करेंगे? वो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स करेंगे। अच्छा, फिर मैं एचआर के हेड से सवाल करूंगा कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है क्या? उसमें आपने विसल ब्लोइंग प्रोसीजर डिफाइन किए हुए हैं क्या? उसमें आपने कंट्रोल मैकेनिज्म डिफाइन किया हुआ है? वहां से मुझे क्या चीज पता चलेगी? इंटेग्रिटी के बारे में पता चलेगा, मैनेजमेंट की कमिटमेंट के बारे में पता चलेगा, उस कंट्रोल एनवायरनमेंट के बारे में पता चलेगा जिसमें वो कंट्रोल्स लगे हुए हैं। फ्रॉड हो जाए उसके बाद के प्रोसीजर पूछना है, वो आते हैं ना उसके ऊपर। अभी हम क्या करें, पहले हमने पूछने की कोई ऐसा की चीज है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पूछेंगे फ्रॉड हुआ है। अब ये किस किस से पूछेंगे? अच्छा, मैं एक सवाल को 2 या 3 दफा रिपीट करूंगा डिफरेंट तरीके से। वो किस तरह से? फॉर एग्जांपल, मैं पहले सवाल करूंगा जी आपकी रिलेटेड पार्टी, सीएफओ से पूछूंगा कंपनी की रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी हैं, उसने कंपनी के ये 2 रिलेटेड पार्टीज हैं। थोड़ी देर बाद 5-6 सवाल मैं नॉर्मल करूंगा, फिर एक और सवाल करूंगा, हाँ जी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनीज कितनी है, कंपनी की एसोसिएटेड कंपनीज कितनी है, कंपनी की जो है वो क्या कहते हैं एसोसिएटेड कंपनी कितनी है। तो आप देखें, मैंने उसको डिवाइड कर दिया उस क्वेश्चन को। सवाल सेम है, पूछना रिलेटेड पार्टी चाह रहा हूं, लेकिन क्या कर रहा हूं मैं? क्वेश्चन को डुप्लीकेट तरीके से पूछ रहा हूं। अब क्या होगा? पहली इंक्वायरी और दूसरी इंक्वायरी में अगर फर्क होगा तो फिर क्या होगा मसला? इंटेग्रिटी वाली क्वेश्चन आ जाएगा, फ्रॉड फैक्टर का पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, फिर मैंने सेम ये सवाल जाके इंटरनल ऑडिट से भी करने हैं। हाँ जी, आप अपनी रिपोर्टें दिखाएं, आपने जो रिपोर्टें प्रेजेंट की थी ऑडिट कमेटी में, वो जो अप्रूव्ड रिपोर्टें हैं उसमें दिखाएं क्या की डिस्कशन हुई है, कौन कौन से फ्रॉड आपने पकड़े हैं, या आपकी क्या रिस्क असेसमेंट है फ्रॉड फैक्टर के बारे में, आपकी पॉलिसीज क्या हैं, आप किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं, कंप्लायंट के कंट्रोल कौन कौन से हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किस तरह से लगी हुई हैं। यू विल बी डिस्कसिंग ऑल द रिस्क एंड फैक्टर्स। क्यों? आपके ज़हन में फ्रॉड फैक्टर मौजूद हैं, वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फॉर्म में भी हैं और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के फॉर्म में भी हैं। आपने उनको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके फिर अप्रोच बनाना है। पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर आप अपनी अप्रोच बनाएंगे ना। अब मैं देखें, मैंने इंक्वायरी की, फिर मैंने पूछा जी अकाउंटिंग एस्टीमेट के बारे में सवाल कर लिए। कल जो उधर रिस्क असेसमेंट की थी, यहाँ पे भी मैं वही सेम उस रिस्क असेसमेंट को मैप कर सकता हूँ। मैं जेवीज के बारे में पूछूंगा जी हाँ जी मुझे बताएं कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये कंपनी का सीएफओ है, क्या उसके पास जेवी पोस्ट करने के राइट हैं? आप कहेंगे नहीं है। मैं क्या करूंगा, सिस्टम में जाऊंगा, सिस्टम में जाके उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस को डाउनलोड कर लूंगा। अगर एक ओरेकल का सिस्टम लगा हुआ है तो उसके पीछे ना पूरी मैपिंग होती है जॉब डिस्क्रिप्शंस की, तो आप वो फौरी तौर पर डाउनलोड कर लेंगे। आप डाउनलोड करके चेक कर लेंगे मैनेजमेंट बात कर रही है इंक्वायरी में, वो बात एज इट इज कोऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजमेंट से पूछा कि आपकी बेसिकली कोई फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ, तो मैनेजमेंट का नहीं हुआ, आप 1 मिनट में जाएंगे इंटरनल ऑडिट की रिपोर्टें पढ़ लेंगे, वहां से चेक कर लेंगे, या मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ लेंगे डायरेक्टर्स की, वहां से चीज पता चल जाएगी। आपने सवाल किया मैनेजमेंट की पॉलिसी इंसेंटिव की क्या है, उसने जुबानी बता दी, आप उस इंसेंटिव की कॉपी मांग लेंगे पॉलिसी की। आपने उससे पूछा कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ, मैनेजमेंट का जी बिल्कुल बना हुआ, आप कहेंगे हमें दिखा दें कहाँ प्लेस किया अपने वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पे प्लेस करना जरूरी है ना उसको। वहां बिल्कुल वहां से पता चल जाता है। अगर आपने उनको टर्मिनेट किया है तो टर्मिनेशन की रीजंस क्या हैं, तो अगर टर्मिनेशन की रीजन फ्रॉड फैक्टर की, तो वहां से फ्रॉड फैक्टर तो आइडेंटिफाई हो गया आपको।
वहां से पता चल जाएगा भाई मेरा फ्रॉड कहां कहां पे मौजूद है। फिर अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करते हैं तो उसमें एक आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने उसमें अपनी फ्रॉड की जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसकी रिकंसिलिएशन आपने स्टेट बैंक को फाइल करनी होती है। तो जो रिपोर्टिंग आपके एक्सटर्नल थर्ड पार्टीज को हो रही है वहां से आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सो वी कैन inquire the management, we can observe or inspect the different document and we can apply the analytical procedure. Analytical procedure किस तरह से, जिससे मैंने कल आपको बात की थी कि अगर डेटर डेज बढ़ रहे हैं तो which indicate, अगर डेटर डेज बढ़ रहे हैं तो मींस क्या है, या तो कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी चेंज हो गई है या कंपनी ने फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए फिक्टिशियस सेल इनवॉइसेस बुक की हुई हैं। आपने किस तरह से आइडेंटिफाई किया, आपने एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू आइडेंटिफाई किया। फिर आप देखें वो फिर आप एस्टिमेट में जाकर लिंक करेंगे। मैं कह रहा हूं कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरह से हुई, मैंने कहा जी कि वो पॉइंट ठीक है आपका, वो तो आप अजम्पशन को चेंज कर लेंगे ना, वो तो जब एस्टिमेट में की बात करते हैं तो एस्टिमेट भी तो यहां पे फॉल करता है हमारा। अच्छा अब देखें अब हुआ क्या, फिर मैंने कहा जी कि फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री डेज बढ़ गए हैं या मेरा ट्रेड पेबल टू कॉस्ट ऑफ सेल की रेशियो आपस में मैच नहीं कर रही या मेरे जीपी मार्जिन ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो फ्लक्चुएशंस मेरी एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू भी क्या हो जाती हैं, आइडेंटिफाई हो जाती हैं फॉर द फ्रॉड फैक्टर। फिर वन न्यू टास्क विच इज बेसिकली डाटा एनालिटिक्स। आपको अगर रिस्क असेसमेंट वाला एरिया याद हो तो उसमें मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर की डिफरेंट लेग्स बताई थी। एनालिटिकल प्रोसीजर में मैंने फिर बताया था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, वर्टिकल एनालिसिस होता है, ट्रेंड एनालिसिस होता है और फिर आके डाटा एनालिसिस होता है। और डाटा एनालिसिस में फिर मैंने फर्दर टूल्स बताए थे कि डाटा एनालिसिस आप करते किस तरीके से हैं। आप देखें अब फॉर एग्जांपल कि आपने पूरे साल की सेल इनवॉइसेस का रजिस्टर ले लिया, उसको आपने एक्सेल में ओपन कर लिया, एक्सेल में ओपन किया, इनवॉइस नंबर का कॉलम सेलेक्ट कर लिया, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, वहां पे जाकर डुप्लीकेट का टेस्ट लगा दें तो डुप्लीकेट जितनी इनवॉइसेस होंगी वो आपके सामने नजर आ जाएंगी। अगर एक इनवॉइस एक दफा से ज्यादा पोस्ट हुई है तो उसका मतलब क्या है कि कंपनी ने फ्रॉड किया है, या कंपनी फिर बताए कि भाई क्यों डुप्लीकेट इनवॉइसेस आ रही हैं, क्या पहले इनवॉइस कैंसिल हुई थी तो कैंसिलेशन का आप नजर आ रही है। आप क्या करेंगे, आप इनवॉइसेस के सीक्वेंस को सेट कर लेंगे 1 2 3 4, आप इनवॉइस नंबर को सॉर्ट आउट कर लेंगे फ्रॉम द लोअर टू हाईएस्ट, तो वहां से क्या होगा सीक्वेंस में आपकी इनवॉइसेस आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 उसके बाद 10 नंबर आता है तो दरमियान में 6 इनवॉइसेस किधर हैं, तो मिसिंग का चेक आप कर लेंगे, मिसिंग इनवॉइसेस। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट परफॉर्मिंग द डाटा एनालिटिक्स और वहां से हम फ्रॉड फैक्टर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपको पता है कि वीकेंड्स पे एंटिटी काम नहीं करती, वीकेंड में छुट्टी होती है, जैसे मुहर्रम की छुट्टियां आ रही हैं, लेकिन आपको पता है कि मैंने फाइनेंशियल क्लोजिंग करनी है, मैंने अपने फाइनेंशियल्स में आके एंट्रियां करनी है, तो मैं वीकेंड पे आके भी काम कर लूंगा। तो जो वीकेंड की एंट्रीज होती हैं वो ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं क्योंकि वो किसी प्रेशर में डली होती हैं या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए डली होती हैं। तो आपके ज़हन में होगा कि यहाँ पे फ्रॉड फैक्टर भी मौजूद है, मुझे इनको भी इवैल्यूएट करने की जरूरत है। अच्छा फिर अगर मैं आप अकाउंटेंट हैं, मैं आपको कहूँ कि भाई आप जो है ना कोई भी अमाउंट की एंट्रियां पास कर दें तो सबसे आसान डिजिट क्या होगा आपके लिए, मतलब अगर आप बैठे हैं, मतलब आपको कोई वोचर पोस्ट करना है आपने और वोचर मैंने कहा तो जेवियां पोस्ट करते जाओ, तो सबसे आसान डिजिट प्रेस करने के लिए कौन सा होगा आपका, 0 या 9। देखें ना कीबोर्ड के नीचे आप देखें, अगर आप बैठे हो ना तो आपका कीबोर्ड इस तरह से चल रहा है, इस तरह 0 9 0 9 0 9। तो अगर किसी एंट्री के एंड पे ट्रिपल लाइन आ रहा है या 000 आ रहा है तो मीन्स क्या है, यहां पे रिस्क है कि आपने फिक्टिशियस एंट्री पंचिंग एरर के थ्रू पोस्ट की हो। तो आप क्या करेंगे, फिल्टर लगा लेंगे, वो एंट्री जिन एंड हो रही है 999 के ऊपर वो सारी सिलेक्ट करके आपको बता देगा, उनको फिर आप टेस्ट कर लेंगे। अब आप करना क्या चाह रहे हैं, आप फ्रॉड फैक्टर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। आपके ज़हन में फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुई है, आपके ज़हन में मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हुई है, आपने उन सारे कामों को करने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, आपने इंक्वायरीज कर ली, आपने ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन कर ली, आपने एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगा लिए। अब यहां से आप कुछ स्पेसिफिक एरियाज निकालेंगे जिसमें आप कहेंगे कि भाई मुझे फ्रॉड फैक्टर आइडेंटिफाई हो गए हैं। अब वो कौन कौन से एरियाज होंगे जी, जब ये प्रोसीजर आप लगाते हैं तो आप क्या करते हैं जी, आप अपने फ्रॉड फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अब आपकी फ्रॉड फैक्टर की कौन कौन से एरियाज हैं। सबसे पहला मैंने एरिया निकाला जी अपना रेवेन्यू का। रेवेन्यू के अंदर इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, इनहेरेंट रिस्क का फ्रॉड होता है। क्यों इनहेरेंट रिस्क का फ्रॉड होता है जी, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, इसके अंदर प्री मैच्योर रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है, इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी को मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकता है, इसमें स्टेज ऑफ कंप्लीशंस को ठीक तरीके से डिटरमाइन ना करके आप फ्रॉड कर सकते हैं। तो रेवेन्यू इज द मेन की एरिया वेयर वी कैन
डू द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जहां पे हम फ्रॉड कर सकते हैं, रेवेन्यू के अंदर इनहेरेंट रिस्क ऑफ फ्रॉड अवेलेबल है। इस एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल आपकी पॉलिसी है, ये वैसे ऑलरेडी पिछली क्लासों की जो लेक्चर अपलोडेड उसमें भी एग्जांपल होगी, आई एम श्योर होगी, लेकिन अगेन दोबारा बताता हूं। फॉर एग्जांपल हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है कि हम जब गुड्स डिलीवर करते हैं कस्टमर को तो हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। सो व्हेन द रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड, but if company is recording the revenue on the dispatch, it's mean that they are recording the premature revenue. अगर फॉर एग्जांपल मेरे 5 दिन का लीड टाइम है, 28 जून को 2022 को मैंने 100 मिलियन की एंट्री की। अब ये 28 जून की जो गुड्स हैं ये मिलेंगी कब? ये मिलेंगी 3 ऑफ जुलाई 2022 को, एंड इट्स द नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू, नॉट द प्रीवियस ईयर रेवेन्यू। बट मैंने अपने रेवेन्यू को एनहांस करने के लिए क्या किया? अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को मैनिपुलेट किया और मैंने अर्ली रिकॉग्नाइज कर लिया, प्रीमेच्योर रिकॉर्ड कर लिया। फिर इसमें एक और ऑप्शन हो सकती है, जब आपको एक थोड़ा सा पता होगा जो IFRS 15 की रिक्वायरमेंट है, अगर आप किसी स्पेसिफिक ऑर्डर को मीट करने के लिए कुछ गुड्स बना लेते हैं तो वो आपकी सेल में रिकॉर्डेड होती हैं, ना कि इन्वेंट्री के अंदर डिपिक्ट होती हैं, क्योंकि वो उनका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं होता और वो कंट्रोल एक्चुअली उसका ट्रांसफर हो चुका होता है। जी जी सर, वो जब आप इसके साथ लिंक करेंगे ना एनालिटिकल प्रोसीजर को, तो अपनी जो लिंक बनाते हैं ना प्रोडक्शन टू सेल रिकंसिलिएशन, वो यहाँ पे आएगी जब गुड्स डिलीवर हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें ना देखें आपका कंट्रोल चला गया, देखें इन्वेंट्री चलेगी, कंट्रोल नहीं किया तो आप उसको फिर फॉर टाइम कंट्रोल अकाउंट्स बने होते हैं। नॉर्मली आप किसी क्लाइंट पे जाएंगे ना तो वहाँ पे कंट्रोल अकाउंट्स बने होते हैं। हाँ, तो वो अभी हमारे बुक्स में अगर आ रही है, वो अभी हमारे ही कस्टडी में है। अगर तो मेरा कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है तो फिर बुक्स में से निकल जानी चाहिए। अगर कंट्रोल ट्रांसफर मेरा डिलीवरी पे होगा तो फिर डिलीवरी पे निकलेगी, लेकिन उस टाइम के लिए, उस दरमियान के ड्यूरेशन के लिए व्हाट आई विल डू, मैं कंट्रोल अकाउंट बना लूंगा, अपनी इन्वेंट्री उठा के कंट्रोल अकाउंट में पार कर लूंगा, और जब मेरी वहां से क्लियर होगी तो कंट्रोल अकाउंट के थ्रू मैं उसकी एडजस्टमेंट पार कर लूंगा। मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए ना उसका, कंट्रोल अकाउंट के बगैर तो मैं मैनेज नहीं कर सकता। तो नॉर्मली इस तरह से समटाइम गुड्स आपको रिसीव हो जाती हैं लेकिन उसकी इनवाइस नहीं आती, तो आप क्या कहते हैं, गुड रिसीव्ड नॉट इनवाइस्ड, GRNI। आप उसको अपने कंट्रोल अकाउंट में पार कर लेते हैं और कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं। जब इनवाइस आती है तो आप अपने PP को डेबिट करते हैं और उस कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। होते हैं ना, वो कंट्रोल अकाउंट का ऑब्जेक्टिव ही होता है कि आप अपनी जो मैनेजमेंट ऑफ द पॉलिसीज उसको उस तरीके से मैनेज कर सकें। ठीक है जी बात। अब यहाँ पे और क्या क्या तरीका हो सकता है? फॉर एग्जांपल के आपको पता है कि इनपुट मेथड या आउटपुट मेथड लगता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अब मैं उसके अंदर चेंज कर दूं तो मैं अपने रेवेन्यू को मिस इंटरप्रेट कर सकता हूं। लेकिन अब हो सकता है किसी एक क्लाइंट की स्पेसिफिक रेंटल इनकम ही सिर्फ रेवेन्यू के तौर पर आती है, एंड देयर इज नो एस्टिमेशन एंड देयर इज नो अदर इनहेरिट रिस्क फैक्टर, तो उस केस में शायद आपका इनहेरिट रिस्क का फ्रॉड इन रेवेन्यू नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है। वहां पे अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करना आसान है। नींद क्यों आ रही है? देख लें, बोर तो नहीं हो रहे जी? एक्टिव में सारे डन हो गया। तो रेवेन्यू की समझ आ गई जी। रेवेन्यू में भी इनहेरिट रिस्क फ्रॉड होता है जी। ये कहां से आइडेंटिफाई किया? ये आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाए, वहां से आपने ये एरियाज आइडेंटिफाई किए, रेवेन्यू में इशू हो सकता है। रेट में भी आता है इनिशियली जो है आप हायर रेट में जो है ना सर, वो तो इसके अंदर वो तो आप लगा दें, बिल्कुल ठीक है। आप देखें, मैं रिलेटेड पार्टी को, नॉर्मल मेरी सेल का रेट है 100 रुपीज का और मैंने अपनी सेल ओवरस्टेट करनी है, मैं रिलेटेड पार्टी को 1000 रुपए के हिसाब से सेल कर दूं, तो ये एक टेक्निक है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? रेवेन्यू के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम जो अगर आप किसी क्लाइंट के ऊपर की एंड मैटर्स पढ़ेंगे या क्लाइंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ेंगे फाइनेंशियल्स के अंदर, तो वो कहता है जी अकाउंटिंग पॉलिसी की मिस एप्लीकेशन के थ्रू जो होता है ना, आपका इनहेरिट रिस्क का फ्रॉड मौजूद होता है। मिस एप्लीकेशन से मुराद क्या है? आप प्री मैच्योर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें, वो आप ज्यादा केसेस में नजर आएगा, लेकिन बाकी फैक्टर्स भी जरूर मौजूद होते हैं। दीज आर द अदर फैक्टर्स। ठीक होगी जी बात। रेवेन्यू। दूसरा आपके पास आता है जी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो सकती है और इन्वेंट्री के अंदर वैल्यूएशन को चेंज करके आप फ्रॉड कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं ना, तो अब यहां पे क्वांटिटेटिव इशू है और यहां पे वैल्यूएशन का भी इशू है। क्वांटिटेटिव होगा तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट,
आपकी वैल्यूएशन का होगा तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आप दोनों जगहों पे जाकर इसको लिंक कर सकते हैं। मतलब यानी कि रेवेन्यू को तो स्टैंडर्ड बड़ा क्लियरली लिखता है, लेकिन इसके प्रोसीजर बताएं ये स्पेसिफिक नहीं है, तो इसको मैं इसलिए अंडरलाइन करने लगा हूं कि ये एक हो सकता है, लेकिन इसको स्पेसिफिक आपने ISO 240 के प्री इंडेक्स के साथ लिंक नहीं करना। फिर आता है जी आपका मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, MORC, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ द कंट्रोल। इसमें फिर 3 चीजें आती हैं। फिर आपका आता है जी JV, इसमें आपका आता है जी सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स, फिर आपका आता है जी इसमें आपका अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। अगर मैं इसमें और ऐड करूं तो फिर आपका इसमें एक और पॉइंट भी आता है, वो है जी आपका रिलेटेड पार्टीज। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे यहां पे फ्रॉड इंस्पेक्टर नजर आते हैं। अब मैं जब अपनी अप्रोच बनाऊंगा तो मैंने इन फैक्टर्स को क्या करना है, इन फैक्टर्स को मैनेज करना है। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे, अगर हम प्रैक्टिकल ऑडिटिंग की बात करें तो ये 2 फैक्टर जो हैं ये हमारे बेशक फ्रॉड इंस्पेक्टर में हम इसको अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं, लेकिन जहां पे हम अपनी फ्रॉड इंस्पेक्टर की अप्रोच बना रहे होते हैं वहां पे सिर्फ ये 2 चीजें होती हैं, रेवेन्यू और मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। ये 2 चीजें आप इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस अपना फ्रॉड इंस्पेक्टर के साथ शुरू में लिंक कर लेते हैं। बाकी जो इन्वेंट्री है, रिलेटेड पार्टी है, दीज आर द एरियाज ऑन विच वी कैन डू द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बट अगेन अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए तो रेवेन्यू और मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, ये 2 एरियाज को हम हाईलाइट करते हैं। तो कंट्रोल वीकनेस की बात है। क्या वहां से उसको नहीं कह सकते कि ये भी एक मतलब फ्रॉड इंस्पेक्टर है? देखें, आप अल्टीमेटली जब कंट्रोल की वीकनेस की बात करते हैं तो वो उसके साथ जाकर लिंक तो हो जाती है। फ्रॉड इंस्पेक्टर में भी सर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगेन आप यहाँ पे रेवेन्यू और मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, ये 2 मेजर एरियाज हैं जिनको फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिफाई द फ्रॉड इंस्पेक्टर किए, उसमें मैंने पहले फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को समझा, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट को समझा और क्यों होती है उसको समझा। फिर मैंने समझा कि इसको आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर्स क्या होंगे, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि ये मेरे एरियाज निकले हैं जिनके अंदर मेरा फ्रॉड इंस्पेक्टर होने के चांसेस हैं। अब मुझे क्या करना है, इनके ऊपर एक अप्रोच बनानी है कि मैं जब ऑडिट करूंगा तो मैं इन एरियाज को किस तरह से डील करूंगा। अब देखें जरा, जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट है ISA 540 में बहुत डिटेल में डिस्कस्ड हो चुके हैं। जो आपके रेवेन्यू है इसके ऊपर जो है एक जर्नल प्रोसीजर भी है, प्लस अपेंडिक्स 2 है मेरा ख्याल है, उसमें भी इसके प्रोसीजर लिखे हुए हैं। 240 का ही है। अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये आपने कभी मतलब वही बात है ना कि हम लोग स्टैंडर्ड को कभी खोले ही नहीं। ऐसी ऐसी बातें स्टैंडर्ड में लिखी हैं जो आपके में गुमान में भी नहीं होंगी। और फिर आता है एंड पे जेवी के प्रोसीजर में अभी आपको बता देता हूँ। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हमने किया आइडेंटिफाई द फ्रॉड इंस्पेक्टर, अब हम बनाने लगे जी अपनी अप्रोच में रेवेन्यू के लिए अपेंडिक्स 2 को फॉलो करेंगे हम। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट के लिए ISA 540 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। फिर इसके बाद बचता है जी आपका जेवीज के ऊपर मैं आपकी डिस्कशन अभी करने लगा हूं कि जेवीज पे हम क्या काम करेंगे। जेवीज पे आपने 3 लेवल्स पे काम करना है। जेवीज पे 3 लेवल पे आपने काम करना है। पहला जेवी की बात होने लगी जी। जेवी में आपका पहले आता है जी प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूशन, फिर फाइनलाइजेशन। आपने बड़ा इसको फोकस करना है, जो बातें मैं करने जा रहा हूं इसको आपने बड़े ही इत्मीनान के साथ सुनना है। प्लानिंग के ऊपर आप क्या करेंगे, जेवी का प्रोसेस डॉक्यूमेंट करेंगे। जेवी का क्या करेंगे, प्रोसेस डॉक्यूमेंट। प्रोसेस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है जी, जेवी इनिशिएट किस तरह से होती है, जेवी रिव्यू किस तरह से होती है, जेवी अप्रूव किस तरह से होती है, और जेवी सिस्टम के अंदर जाके रिकॉर्ड किस तरह से होती है, और जेवी किन किन एरियाज में डलती है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल। अब आप क्लाइंट से पूछेंगे, फिर आप ये देखें ये काम करने के लिए क्या करेंगे, क्लाइंट से फिर इंक्वायरी करेंगे। आप जब इंक्वायरी कर रहे थे तो वहां पे ये काम आपने कर लिया था, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन का तो पूछ लिया था ना आपने, जेबी क्या पोस्ट करते हैं, कहां किस तरीके से पोस्ट करते हैं। फिर आप क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे आप वॉक थ्रू टेस्ट करेंगे थ्रू चेकिंग फॉर चेकिंग द इंप्लीमेंटेशन। आप क्या करेंगे जी, वॉक थ्रू टेस्ट करेंगे फॉर चेकिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द
प्रोसेस जो आपने जेवी का प्रोसेस डॉक्यूमेंट किया है उसकी इंप्लीमेंटेशन आप चेक कर लेंगे प्लानिंग के ऊपर। अब यहां पे आपने बेसिक कंट्रोल को अंडरस्टैंड कर लिया, कंट्रोल एनवायरनमेंट को आपने समझ लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी एग्जीक्यूशन पे जब जाएंगे तो आप टीओसीज को परफॉर्म करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल फिर आप 25 ट्रांजेक्शन या 40 ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करेंगे पूरे साल में से, उनके ऊपर कंट्रोल चेक करेंगे कि वो ठीक तरीके से अप्लाई हुए हैं या नहीं हुए। तो आपका जेवी की प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वॉक थ्रू फॉर चेकिंग इंप्लीमेंटेशन और टीओसी, ये 3 एरियाज तो आपके कंप्लीट हो गए। इसके साथ फिर आपने जब फाइनलाइजेशन पे पहुंचेंगे, जब ऑडिट कंक्लूड कर रहे होंगे, तो फिर आपने कुछ एडिशनल प्रोसीजर लगाने हैं। वो एडिशनल प्रोसीजर क्या होंगे, उसमें 2 तरह के प्रोसीजर हैं आपके। एक सबसे पहले तो आपने हाई रिस्क जेवीज को आइडेंटिफाई करना है, जाहिर बात है, क्योंकि जब आप ऑडिट कर रहे थे या जब ऑडिट चल रहा था, प्लान हो रहा था, उस वक्त तक सारी जेवीज पोस्ट नहीं हुई थी। जब ऑडिट फाइनलाइजेशन में पहुंचा तो मींस एंटिटी ने सारी जेवीज को पोस्ट कर दिया है, अब अपने ट्रायल को अपडेट कर दिया है। अब जो जेवीज हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हाई रिस्क जेवीज को आइडेंटिफाई करेंगे। अब आपके ज़हन में आना चाहिए हाई रिस्क जेवीज कौन सी होती हैं। अब ऐसी जेवीज जो किसी सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया के साथ लिंक्ड हो, फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू के साथ लिंक, रेवेन्यू के अकाउंट में जो जेवीज है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज की जेवीज हैं। आपके इन्वेंट्री के एरिया की जो जेवीज हैं वो आपके सिग्निफिकेंट रिस्क जेवीज हैं। फिर आपके जो क्या कहते हैं पेबल या आपके जो लोन एग्रीमेंट्स होते हैं, लोन की जो जेवीज हैं, लोन के अकाउंट की जेवीज हैं, वो आपके लिए सिग्निफिकेंट रिस्क जेवीज हो सकती हैं। तो आप क्या करेंगे, आप स्पेसिफिक एरियाज जिनमें सिग्निफिकेंट रिस्क होता है उसकी जेवीज को हाई फोकस रखेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं जी दूसरे नंबर पे आपके लिए वो एरियाज जो ईयर एंड के करीब जेवीज है, ईयर एंड नियर ईयर एंड जेवीज, यानी कि जो ईयर एंड के करीब, यानी कि ईयर एंड करीब से मुराद क्या है, लास्ट 10 डेज की, यानी कि 20 जून 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक की जेवीज आपने आखिरी 10 दिनों में या ईयर एंड के करीब जो जेवीज पोस्ट किए हैं वो क्या है आपके लिए, हाई रिस्क जेवीज हैं। फिर कहता है पोस्ट ईयर एंड जेवीज, यानी कि ईयर एंड कंप्लीट होने के बाद, यानी कि आप देखें ना, जारी बात है ईयर एंड कंप्लीट हो उसके बाद की जेवीज। फॉर एग्जांपल ईयर एंड से पहले आपने एक एंट्री पास की, आपका रिसीवेबल अकाउंट डेबिट रिलेटेड पार्टी से और सेल अकाउंट क्रेडिट। अब ईयर एंड के बाद आपने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया। अब देखिए रिवर्स भी आपने किसके थ्रू किया, जेवी के थ्रू किया। ईयर एंड से पहले भी आपने जेवी टेस्ट की, ईयर एंड के बाद भी आपने जेवी का क्या किया, टेस्ट किया। तो अब आप देखें क्या क्या किया यहाँ पे, आपने सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया के जो अकाउंट है उसकी जेवीज आपके लिए सिग्निफिकेंट हाई रिस्क थी, नियर ईयर एंड की जेवीज थी वो हाई रिस्क थी, पोस्ट ईयर एंड की जो जेवीज थी ये आपके लिए क्या थी, हाई रिस्क थी। फिर आपके लिए जेवी डंप लेना बड़ा जरूरी है। जेवी डंप क्या होता है, पूरे साल की जेवीज। अब ये जो बातें मैं कर रहा हूँ या जो मैं जहाँ पे आपको बता रहा हूँ, दीज माइट बी सर्टेन एडिशनल एरियाज जो आपको एक स्पेसिफिक देखने की जरूरत है। आप पूरे साल की जेवीज ले लेंगे, पूरे साल का जेवी के डंप लेंगे और उस डंप को लगाकर फिर आप उसके ऊपर क्या करेंगे, आप उसके ऊपर डाटा एनालिटिक्स परफॉर्म करेंगे। डाटा एनालिटिक्स क्या करेंगे, डुप्लीकेट का टेस्ट करेंगे, मिसिंग जेवी का टेस्ट करेंगे, पोस्टेड बाय का चेक टेस्ट करेंगे। जाहिर बात है अगर तो कोई जेवी सीएफओ ने पोस्ट की है, जेवी किसी हाई लेवल पर्सनल ने पोस्ट की है विच इज हाई रिस्क, वो एक्चुअली पोस्ट नहीं कर सकते। अगर पोस्ट कर रहे हैं तो दैट इज इनएक्यूरेट। आप जेवी डंप ले लेंगे ना, पूरा जेवी का पूरे, आप क्लाइंट से कहेंगे अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दूं, 2 तरह की जेवीज होती हैं, एक ऑटोमेटेड जेवीज होती हैं और एक मैनुअल जेवीज होती हैं। जो ऑटोमेटेड जेवीज होती हैं दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज, बिकॉज उसमें जो इनिशिएशन से लेकर रिकॉर्डिंग तक ईच एंड एवरी स्टेप इज परफॉर्म थ्रू द सिस्टम, और अगर सिस्टम के कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो जेवी भी स्ट्रॉन्ग है, ऑटो पे होती है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, मैनुअल जेवीज। फॉर एग्जाम्पल आपको पता क्रूअल की जेवी आपने मैनुअल डालनी है, आपको पता है कि आपने जो रेवेन्यू की रिकग्निशन की जेवी है वो आपने मैनुअल डालनी है एग्जांपल के तौर पर, आपको पता है कि एनआरवी की जेवी आपने मैनुअल डालनी है, कंटीजेंसीज कमिटमेंट से रिगार्डिंग जो प्रोविजन है उसकी आपने जेवी मैनुअल डालनी है। दीज आर द सिग्निफिकेंट रिस्क जेवीज। इसलिए मैंने कहा कि सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया की जेवीज को आइडेंटिफाई करें। तो जेवी डंप आप पूरा ले लेंगे, उस पूरे डंप को आप क्या करेंगे, क्लिनजिंग करेंगे, और क्लिनजिंग करके आप उस पर क्या करेंगे, डाटा एनालिटिक्स परफॉर्म करेंगे। और डाटा एनालिटिक्स क्या होंगे, डुप्लीकेट का टेस्ट, मिसिंग का टेस्ट, पोस्टेड बाय का टेस्ट, पोस्टेड डेट का टेस्ट, वीकेंड के ऊपर पोस्ट होनी हुई उसका टेस्ट, एंडिंग ऑन 999 का टेस्ट, एंडिंग विद 000 का टेस्ट। तो ये आप क्या करेंगे, डाटा एनालिटिक्स के टेस्ट भी लगाएंगे और वहां से भी आप अपनी जेवीज की हाई रिस्क को आइडेंटिफाई करने की
कोशिश करेंगे। आई बात समझी? फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, अनयूजुअल डेबिट क्रेडिट तो नहीं लगे हुए, यानी कि अगर एक डेबिट लेग है, क्रेडिट लेग है, तो आप डेबिट लेग और क्रेडिट लेग देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि क्रेडिट आपकी लायबिलिटी, आपकी जो क्रेडिट एक्सपेंस की साइड हो रही है और डेबिट आपकी लायबिलिटी की साइड हो रही है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। जेवी आप पोस्ट देख रहे हैं, उसमें लगा पता चले कि क्रेडिट सारे डेबिट हो रहे हैं और एक्सपेंस सारे क्रेडिट हो रहे हैं। सर आपको जब जेवी डंप लेंगे ना, लिस्टिंग ऑफ जेवी लेंगे, तो दिस इंक्लूड बोथ एंड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। कोडिंग से पता चल जाता है कि ये आपके 1,1,0,0 के पास लायबिलिटी के कोड हैं और 2,0,0,0 के पास एग्जांपल एक्सपेंस के कोड है। अब आपको पता है कि एक साइड जो लायबिलिटी के कोड है वो डेबिट हो रहे हैं और एक्सपेंस के कोड क्रेडिट हो रहे हैं, तो वहां से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दीज आर द डाटा एनालिटिकल प्रोसीजर, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। डाटा एनालिटिक्स के ऊपर मैं दोबारा बाद भी थोड़ा सिखा लेता हूँ कि एक्चुअली जो बातें की हैं, मेरे ख्याल में जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर ये मौजूद है, रिस्क असेसमेंट वाले के अंदर यही चीज़ें हैं ना, मौजूद हैं, मिसिंग है ना उसके अंदर। तो ये एनालिटिकल डाटा एनालिटिक्स के प्रोसीजर हैं जो आपने वहाँ पे लगाने होते हैं। फिर इस तरह से आप कस्टमर की लिस्ट ले लेते हैं, कस्टमर की लिस्ट के ऊपर डुप्लीकेट का टेस्ट लगा लेते हैं, कस्टमर कोड की बेसिस के ऊपर। कहीं एक कस्टमर का कोड 2 लोगों को तो नहीं एलोकेट किया हुआ। फिर आप इस तरह से अपनी जो क्या कहते हैं क्रेडिटर्स का लिस्ट ले लेते हैं, क्रेडिटर्स के ऊपर फिर आप वो डुप्लीकेट का टेस्ट लगा लेते हैं कि डुप्लीकेट क्रेडिटर्स तो नहीं ओपन किए हुए आपने सेम कोड के साथ, तो ये बेसिकली फ्रॉड करने के चांसेस होते हैं इन एरियाज के थ्रू। तो ये आप काम करके डाटा एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करके एरियाज को काम लेके चल रहे हैं। फिर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल के ड्यूरिंग द पीरियड कंपनी ने एक सब्सिडरी कंपनी एक्वायर कर ली है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने प्रीमिसेस में आग लग गई थी, कंपनी ने अपनी प्लांट के अंदर इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर लिया, तो यहाँ कंपनी ने कोई फॉरेक्स की ट्रांजेक्शन में अपनी ट्रांजेक्शन कर ली, कोई डेरिवेटिव्स ले लिए हैं, तो अल्टीमेटली दीज इंक्लूड द अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। तो जब अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसको सेपरेटली आपको उस स्पेसिफिक एरिया के मुताबिक उसके प्रोसीजर को डिजाइन करना पड़ता है, ताकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड आपका मिनिमम हो। आई बात समझी? अब देखें, पहले हमने क्या किया, रोमम ड्यू टू फ्रॉड, फिर हमने समझा कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है रिस्क फैक्टर को, उसमें फिर कौन से प्रोसीजर लगाते हैं, फिर हमने वहां से कौन कौन से एरियाज आइडेंटिफाई किए और हर एरिया की हमने क्या किया, अप्रोच बनाई। अब एक चीज होती है कि सम टाइम आप ऑडिट करते दौरान आपको कोई फ्रॉड पकड़ा जाता है, आप किसी फ्रॉड को पकड़ लेते हैं, यार जाहिर बात है आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के थ्रू प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, आपने ये सारे काम करने हैं, एंड यू गेट द इंफॉर्मेशन कि आप फ्रॉड पकड़ लिया, तो फिर किस तरह से डील करेंगे? आप 2-4 गवर्नेंस के साथ डिस्कस करेंगे, आप मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे, आप अपनी लीगल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेंगे और उसके बाद अगर विड्रॉल पॉसिबल हो तो विड्रॉल कर लेंगे। अब ये बातें कहाँ लिखी हैं? स्टैंडर्ड के अंदर लिखी हैं। बात समझ आई आपको? अब जरा इसके ऊपर आ जाए, स्टैंडर्ड के ऊपर रीडिंग करते हैं जी, और रीडिंग करके जरा देखते हैं कि हमारे जो बेसिकली अभी आज की लर्निंग है ये बुक के ऊपर किस तरह से मैच अप होती है। अब इसमें और चीज़ें भी हैं, मैं थोड़ी कंप्लीटनेस में इंश्योर कर, कोई चीज़ रहा तो नहीं की। एरर तो हर स्टैंडर्ड के अंदर बात हुई है ना, जहां पे भी आप बात करें एरर तो हर जगह पे साथ साथ चल रहा है। अच्छी बस मोरलेस चीज़ें कंप्लीट हैं, बाकी वो आप पढ़ेंगे तो उसमें से चीज़ें काफ़ी हो जाएंगी, लेकिन बेस यही थी। अच्छा, अब जरा आइज़ा 240 को ओपन करें जी अपने पास। आइज़ा 240 आ गया जी। आइज़ा 240 अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें सबसे पहले आप ओपन कर लें टेबल ऑफ कंटेंट अपने पास। आइज़ा 240 का टेबल ऑफ कंटेंट एक अपने पास ओपन कर लें। इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया हो, लेकिन अभी यहाँ पे ही आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन में स्कोप ऑफ द आईएसए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड क्या होते हैं, रिलायबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड ये किसकी होती है, इफेक्टिव डेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या हैं स्टैंडर्ड के, डेफिनेशंस क्या क्या हैं जी। फिर रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में पहली रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की है कि आपने अपने ऑडिट को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के थ्रू ही प्लान करना है। फिर डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम है, ये एक एरिया हमने अभी इसको यहाँ पे मिस आउट किया, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप इसको डील कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो इतनी डिस्कशन हमने की है
अब आपको, अगर आप एक नॉर्मल ले मैन अपने आप को कंसीडर करें तो क्या आपको ये चीज़ें पता थी? नहीं पता थी ना, तो हमने डिस्कस की हैं तो आइडेंटिफाई हुई हैं। अब मैं किसी क्लाइंट का ऑडिट पिछले 10 साल से कर रहा हूँ तो मुझे उसके पॉलिसीज़ के बारे में पता है, मुझे उसके प्रोसीजर के बारे में पता है, मुझे उसके कंट्रोल्स के बारे में पता है, मुझे उसकी एंटिटी के रिस्क असेसमेंट के बारे में पता है, मुझे फ्रॉड रिस्क फैक्टर का भी पता है। तो क्यों ना बेहतर नहीं है कि पहले एंगेजमेंट टीम के दरमियान में डिस्कशन कर ली जाए, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले कर लें या ये काम करने के बाद कर लें, और अपनी टीम को फिर आपने उस तरीके से अप्रोच बना लें कि भाई आपने ये 4 काम करने हैं, ये चीज़ को देखना है, इसको भी देखना है, जेबी पे ये काम करने हैं। लेकिन ये जेबी पे काम ऑलरेडी किया हुआ था तो मैंने आपको बता दिया कि जेबी पे ये काम करते हैं। तो ये डिस्कशन अमंग द टीम होती है, इसका बेनिफिट होता है। पेपर में एक चीज़ बता दूं, देखें आज 220 उसमें भी डिस्कशन अमंग द टीम है, मेरा ख्याल है 240 में भी डिस्कशन अमंग द टीम है, 315 में भी डिस्कशन अमंग द टीम है। पेपर में ये सवाल भी आ सकता है, प्लानिंग के ऊपर आपकी डिस्कशन अमंग द टीम किन किन फैक्टर्स पे होगी, तो आपके ज़हन में होना चाहिए 240 में लिखा है, 315 में लिखा है, 220 में लिखा है, ISQC1 में भी मेरा ख्याल लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे डिस्कशन अमंग द टीम के बारे में बात हुई है तो आपने उसको वहाँ पे कोरिलेट करना है। फिर कहते हैं जी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, आप रिस्क आइडेंटिफाई करें, रिस्क फैक्टर को, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करें। फिर कहते हैं जी रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, रोमम ड्यू टू फ्रॉड की डिस्कशन है। फिर कहते हैं रिस्पॉन्स टू एड्रेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, आपने फिर उसके रिस्पॉन्सेज किस तरह से बनाने हैं उसके बारे में डिस्कशन है। फिर आप कहते हैं जब ऑडिट एविडेंस को एवेलुएट कर रहे होंगे तो फिर आपने किस तरह से डील करना है, या अगर ऑडिटर अपनी एंगेजमेंट को कंटिन्यू ना कर सकता हो तो फिर हम किस तरह से डील करेंगे उसके बाद है। फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, फिर कम्युनिकेशन विद 2-4 गवर्नेंस है, फिर रिपोर्टिंग फ्रॉड टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटी आउटसाइड द एंटिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपको कोड ऑफ एथिक्स है उसमें भी नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन की बात करता है। तो जब नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन की बात करता है तो फिर उसके ऊपर आपकी मेरा 340 स्टैंडर्ड है, सेक्शन है उसमें 340 है मेरा ख्याल है। तो बेसिकली आपने उसके साथ रिपोर्टिंग भी बाहर एक्सटर्नल पार्टीज को करनी है, किस किस्म के नॉन कंप्लायंस करना है, कोड ऑफ एथिक्स बहुत डिटेल में इसके बारे में बात हुई है। फिर उसके बाद आगे चले, आगे फिर आपके जो एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है उसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड, यानी कि वही इंसान आपके जो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट उसके एग्जांपल्स, रिस्पांसिबिलिटी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन वही ऊपर वाली बात है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी वही है, डिस्कशन अमंग द टीम भी वही है, रिस्क असेसमेंट एक्टिविटी भी वही है। इसमें फिर आगे आ जाए अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 के ऊपर और अपेंडिक्स 3 के ऊपर, एंड के ऊपर। अपेंडिक्स 1 है एग्जांपल ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, फ्रॉड रिस्क फैक्टर की एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती है। अपेंडिक्स 2 है एग्जांपल ऑफ पॉसिबल ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। अब इसके स्पेसिफिक प्रोसीजर, यानी कि अगर रेवेन्यू के प्रोसीजर आ जाए तो आप स्पेसिफिक प्रोसीजर हैं, अगर इन्वेंट्री के प्रोसीजर आ जाए तो स्पेसिफिक प्रोसीजर हैं। सर वो जो अपेंडिक्स 2 के अंदर है रिस्क का जो क्वेश्चन आता है उसमें उसमें पूछा होता है फ्रॉड का, जैसे हमने फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का आया हुआ था, तो वो एग्जांपल्स इधर से वो अगर तो देखें, अगर तो फॉर एग्जांपल कि आपको पता है कि रेवेन्यू का कोई एरिया इसमें फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है तो इसने उसके प्रोसीजर आपको बता दिए। अगर प्रोसीजर आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो आप बिल्कुल लिख दें वहाँ पे, इधर से उठा आप बेशक उठा लें, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक रिस्क को मिटिगेट करते हैं तो ये देखें, यानी अपेंडिक्स 2 जो है ना, दोबारा बताता हूँ, अगर आप अपने जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसके एंड पे आएंगे तो इसमें 3 अपेंडिक्सेस आ रहे हैं। अपेंडिक्स 1 है एग्जांपल ऑफ रिस्क फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, फ्रॉड फैक्टर की एग्जांपल्स उन्हें बताएंगे किस किस तरीके से होता है। एग्जांपल को उठा के वो फ्रॉड डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकता है, आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। अगर क्वेश्चन के अंदर वो एग्जांपल मौजूद हो तो मतलब क्या है, फ्रॉड फैक्टर है। बिल्कुल, मैं अभी इस पे चलते हैं, पढ़ाता भी हूँ अभी आपको ना। टाइम क्या हो पहले ये बता दें, कोई बात नहीं, ये रीडिंग करके जाना हमें। अपेंडिक्स 2 है जी एग्जांपल ऑफ पॉसिबल ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। ड्यू टू फ्रॉड अगर कोई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है तो उसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोसीजर मींस इन्वेंट्री के प्रोसीजर, रेवेन्यू के प्रोसीजर या और भी जो उसमें बताए हुए प्रोसीजर वो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन देयर इज अपेंडिक्स 3 व्हिच इज एग्जांपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ऊपर था फ्रॉड फैक्टर के एग्जांपल्स, नीचे है जी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि उसकी एप्लीकेशन किस तरीके से होती है, अपेंडिक्स 3 के अंदर उसने बात कर दी है। अब देखें, अब जरा अगर आ जाएं आप अपने पैराग्राफ नंबर 17 पे आ जाएं जी। पैराग्राफ 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये यहां पे बात करता है इंक्वायरीज के बारे में। अगर आप पैराग्राफ
18 पढ़ेंगे तो पैराग्राफ 18 में 4 हैं ABCD, ये हैं जी कि आप मैनेजमेंट और अदर विद इन द एंटिटी की जो इंक्वायरी करते हैं उसको किस तरह से करेंगे। ठीक है जी। फिर पैराग्राफ 19 में भी यही बात है, पैराग्राफ 20 में भी यही बात है। फिर पैराग्राफ 21, 22 के अंदर 2 चार्ज गवर्नेंस की इंक्वायरी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। यानी अगर सिंपली आप इंक्वायरी का लिखना पड़े तो आप लिखते हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट की, हम इंक्वायरी करेंगे 2 चार्ज गवर्नेंस की। अब अगर ये पूछ ले कि इंक्वायरी में क्या क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप फिर क्या करेंगे, 18 ABCD के पढ़ लेंगे या उसके एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ को जाके देख लेंगे। मैं सिर्फ आपको मैप करवा रहा हूँ कि जो मैंने बात की थी कि हम इंक्वायरी करेंगे तो इंक्वायरी में इंक्वायरी के प्रोसीजर कहाँ पे लिखे हैं आइदर 240 के अंदर, वो पैराग्राफ 17, 18, 17 से लेकर 22 तक ये आपके इंक्वायरी के प्रोसीजर हैं। मतलब इसमें मजीद बाइफरकेट करते हैं कि मैनेजमेंट से क्या इंक्वायरी करनी, इसके अंदर एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ में लिखी हैं ये बातें, आप इसको रीड आउट करेंगे ना, आप देखें। अब आपके ज़हन में मैप होना चाहिए। सबसे पहले क्या था जी, ऑब्जेक्टिव, ओपिनियन, एविडेंस, रोमम, फ्रॉड की वजह से आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो सकती है, इन 3 वजूहात की वजह से हो सकती है। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी। इंक्वायरी किसकी करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट की। इंक्वायरी किसकी करनी पड़ेगी, इंटरनल ऑडिट की। इंक्वायरी किसकी करनी पड़ेगी, 2 चार्ज गवर्नेंस की। अब उस इंक्वायरी में क्या सवाल करें, ये कहाँ पे लिखे हैं, 240 में लिखे हैं। अब आप डायरेक्शन समझ आ रही है आपको, एक मैप समझ आ रहा है स्टैंडर्ड को पढ़ने का। फिर उसके बाद वो कहता है जी कि आप अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड, तो ये कब किस तरह से आइडेंटिफाई होंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू। अब इसके साथ इसकी पूरी एग्जांपल्स दी हैं कि अनयूजुअल रिलेशनशिप किसको कहते हैं, अनयूजुअल एक्सप्लेनेशन क्या होंगी, इसके साथ बाकी आगे जब स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो वहां पे ये आपका एरिया लिंक हो जाएगा। फिर कहते हैं जी पैराग्राफ 24 के अंदर अदर इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, बेसिकली आप रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करें, वहां से फ्रॉड फैक्टर पता चल जाएंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि बैंक्स होते हैं, उनको मिनिमम कैपिटल या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करना होता है, दैट इज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। और आपको पता है कि बैंक तो वहां पे एक इशू आता है, तो वहां अदर इंफॉर्मेशन से आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन करके अपने फ्रॉड फैक्टर को आइडेंटिफाई किया। आप देखिए इंक्वायरी की एप्लीकेशन समझ आ गई, ऑब्जर्वेशन की एप्लीकेशन समझ आ गई और एनालिटिकल प्रोसीजर की एप्लीकेशन समझ आ गई। इसमें लिखा हुआ क्या है आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर पढ़ना शुरू करूंगा तो बहुत डिटेल हो जाएगी। डन होगी जी बात। आगे कहते हैं जी कि आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहते हैं जी इन अकॉर्डेंस विद आइदर 315, पैराग्राफ 26 में हूं जी मैं, पैराग्राफ 26 आइदर 240, इन अकॉर्डेंस विद आइदर 315 द ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई एंड असेस the risk of material misstatement due to fraud at the financial statement level and assertion level for class of transaction, account balance and disclosure। आप थोड़ा सा रिकॉल भी करेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट 2 लेवल पे होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होता है और असर्शन लेवल पे होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे कौन से होते हैं, यानी कि जो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कई कैप्शंस को हिट करती हैं, फॉर एग्जांपल एस्टिमेट्स, फॉर एग्जांपल जेवीज, फॉर एग्जांपल अनयूजुअल इवेंट्स। तो ये जब मैनेजमेंट और रेट ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो वो किस लेवल पे जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे जाती है। लेकिन जब आप किसी असर्शन पे जाते हैं, यानी कि इन्वेंट्री, यानी कि रेवेन्यू, यानी कि रिलेटेड पार्टी, तो वो आपके किस में आ जाती हैं, आपकी असर्शन लेवल के ऊपर चली जाती हैं। ये बात समझ आ गई आपको। तो ये बेसिकली वो आपने काम करना होता है। व्हेन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ पैराग्राफ 27, व्हेन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू द फ्रॉड, द ऑडिटर शैल बेस्ड ऑन द presumption that there are risk of fraud in revenue recognition, evaluate the type of revenue transaction or assertion give rise to such risk. Paragraph 48 prescribes the documentation required where the auditor conclude that presumption is not applicable in circumstances of engagement and accordingly has not identified revenue recognition as a risk of material misstatement due to fraud or error। तो basically पहले मैंने क्या बात की थी कि revenue में presumed risk होता है, लेकिन पैराग्राफ 48 में कहता है कि अगर सिंपल रेवेन्यू की ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें इश्यूज नहीं है तो फिर आप उसको किस तरह से डील कर सकते हैं, उसको आप सिंपल वे में भी डील कर सकते हैं। आप देखें पहला पॉइंट उसने स्टैंडर्ड क्या बताया आइडेंटिफिकेशन के अंदर, रेवेन्यू। अब हम किस पे चले गए, रेवेन्यू। डन होगी बात, आगे चलें। फिर पैराग्राफ 28 में आ जाएं। पैराग्राफ 28 में कहता है डाटा शैल ट्रीट दो assess risk of material misstatement due to fraud as significant risk and accordingly to the extent not already done so, the auditor shall obtain understanding of the entity related controls including control activities relating to such risks। अब आप ज़हन में लेके आए significant risk की जब बात की थी 315 के अंदर, तो वो फैक्टर की बात यहाँ पे लेके आ रहा है। उसमें क्या क्या था, उसमें मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल की बातें थी, उसमें क्या था, उसमें आपके रिस्क असेसमेंट की बातें थी, रिलेटेड पार्टी की बात, यहाँ यूजुअल लिमिट की बात थी, उसमें आपके जो क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट की बात थी। तो कहता है अगर वो एरिया तो उसकी कंट्रोल्स की भी आपके ज़हन में अप्रोच होनी चाहिए। आगे आ जाए जी, आगे हैं जी रिस्पॉन्स टू द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड।
अब ये जो ऊपर बातें की हैं, मैंने तो उसको ज़्यादा बाइफरकेट कर दिया ना कि मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल में इन्वेंट्री, रेवेन्यू, रिलेटेड पार्टी में उसने उसको स्पेसिफिक रखा है रेवेन्यू में और अदर एरियाज में। अब उसकी रिस्पॉन्स की बात है, रिस्पॉन्स क्या है, इसके प्रोसीजर क्या लगाएंगे आप। पहला जी ओवरऑल रिस्पॉन्स कहते हैं इन अकॉर्डेंस विद आइटम 330, जारी बात रिस्पॉन्स आपका 330 में डिफाइन होता है। The auditor shall determine overall response to assess risk of material misstatement due to fraud at the financial statement level। आप ओवरऑल अपना रिस्पॉन्स बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, जेवी पे क्या करेंगे आप, अपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट पे क्या करेंगे, और अनयूजुअल लिमिट को किस तरह से डील करेंगे। ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की बात कर रहा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के ही रिस्क की डिस्कशन करता है। फिर आप स्पेसिफिक आ जाएंगे, रेवेन्यू पे क्या काम करेंगे अगर रेवेन्यू फ्रॉड फैक्टर है, तो इन्वेंट्री में अगर फ्रॉड फैक्टर है तो उस पर क्या काम करेंगे, ये आपका स्पेसिफिकेशन लेवल के ऊपर आ गया। अगर ओवरऑल रिस्पांस की बात कर रहे हैं तो हम यही समझेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेवल पे बात, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेवल पे मैनेजमेंट और कंट्रोल की बात करें। इन डिटरमाइनिंग द ओवरऑल रिस्पांस टू द address risk of material misstatement due to fraud at financial statement level, the auditor shall assign and supervise personnel taking account of the knowledge, skill and ability of the individual to give sufficient engagement responsibility। यानी कि आप अपनी टीम की एलोकेशन उस तरीके से करेंगे कि जो अच्छे बच्चे हैं जिनके पास स्किल सेट अच्छा है वो उस पर काम करें। Evaluate whether the selection and application of accounting policy by the entity, particularly those related to subjective measurement and complex transaction, may be indicative of fraudulent financial reporting। तो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज की एप्लीकेशन है उसकी आप चेक कर लें ठीक तरीके से अप्लाई की गई है या नहीं की गई। Incorporate element of unpredictability in selection of the nature, timing, extent of the further procedure। तो वही आप अपने प्रोसीजर के अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी का टेस्ट भी ले आएंगे। तो उसने आगे एग्जांपल्स भी दी हैं, आप एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ में जाएंगे उसमें बताएंगे ये एग्जांपल्स हैं जिसमें आप अपने प्रोसीजर के अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट लेकर आ सकते हैं। डन होगी बात, आगे चलें जी। फिर आगे कहता है जी, इसी के अंदर फिर कहता है ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्स रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट और हेड ऑफ कंट्रोल। ये पैराग्राफ 32, 33, 34, ये 4 पैराग्राफ्स हैं। इसमें आप देखें पैराग्राफ 33 के अंदर उसने आपके जेवीज की बात की है कि जेवीज पे आप क्या काम करेंगे। पैराग्राफ नंबर 33B के अंदर उसने अकाउंटिंग एस्टीमेट की बात की है। पैराग्राफ नंबर 33C के अंदर उसने सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस की बात की है, अनयूजुअल की बात की। अब देखें जेवी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, और उससे पहले अकाउंटिंग पॉलिसीज की एप्लीकेशन। अब एक प्लानिंग अगर कर रहे हो तो प्लानिंग के ऊपर आपने टीम के स्किल सेट को भी देखना है, आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज की सिलेक्शन को भी देखना है, आपने जेवीज को भी देखना है, आपने अकाउंटिंग एस्टीमेट को भी देखना है, आपने अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को भी देखना है। सर उसने पॉलिसीज को ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होती हैं। लेवल पे देखा, इन तीन चीजों को जो है दर्शन लेवल पे देखा। ये तीन चीजें देखें, ओवरहेड ऑफ कंट्रोल की जब बात करते हैं ना तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिट करती हैं। जेवी है ना, तो जेवी किसी स्पेसिफिक एरिया की नहीं है, किसी एरिया की भी हो सकती है। एस्टीमेट है किसी एक एरिया का नहीं है, कई एरियाज के ऊपर आप हिट कर सकते हैं। ओवरऑल के अंदर ही आएंगे। देखिए जब ओवरऑल की बात, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के रिस्क की बात करेंगे तो उसमें आप ये 3 एरियाज को कवर करेंगे। ठीक होगी बात, आगे चले। फिर आगे कहते हैं जी कि पैराग्राफ नंबर 35, 36, 37, 38 ये कहता है एवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब इसको आप लिंक करें आइजा 500 के साथ। जब आइजा 500 में अगर आप जाएंगे तो वहां पे कहता है कि जब ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी को टेस्ट करना है तो आप 240 के ऊपर साथ लिंक कर ले। तो आप 35 से लेकर 38 तक के पैराग्राफ ऑडिट एविडेंस की वैल्यूएशंस को टेस्ट करेंगे, रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। अगर कोई डिफरेंस निकला है तो आपने किस तरह से डील करना है। फिर पैराग्राफ नंबर 39 है, जब ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। तो हम जब बात करते हैं ना कि जब ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, यानी हम ऑडिट से विड्रॉ करते हैं, तो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, दीज आर द इम्प्लीकेशन व्हिच आर रिटन। जी 706 के साथ बिल्कुल होगा। विड्रॉ करते हैं जब विड्रॉल पॉसिबल ना हो, एंड वी गिव द डिस्क्लेमर, इन दैट केस वी ऐड द मैटर पैराग्राफ, और उसमें हम रीजन लिखते हैं कि व्हाई वी रिमेन अनेबल टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। सो विड्रॉल इज इन 240 कि अगर आप अपने ऑडिट को कंक्लूड नहीं कर सकते, आप ऑडिट छोड़ना चाहते हैं, तो आप अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेंगे, आप अपने जो क्या कहते हैं जो अपनी अदर जो अपने रिपोर्टिंग करनी है वो देखेंगे, 2-4 गवर्नेंस से कम्युनिकेशन करेंगे, और फिर उसके बाद आप विड्रॉ कर लेंगे एंगेजमेंट के साथ। ठीक है, तो वो आपने पूरा प्रोसीजर उसने पैराग्राफ नंबर 13 में आपको बता दिया है। प्लानिंग लेवल पे तो देखें आप क्लाइंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ना, अगर आपको लगता है कोई इशू था।
तो 210 में जो बात की थी उसमें यही थी कि अगर आपको प्लानिंग के ऊपर पता है कि आपको एविडेंस नहीं मिलेगा, स्कोप लिमिटेशन अगर पता है आपको मैनेजमेंट लगाएगी, तो आप क्लाइंट को एक्सेप्ट ही ना करें। लेकिन अगर आप प्लानिंग पे ही आ गए हैं, प्लानिंग के अंदर आपने अपनी इंक्वायरीज लगाई हैं, इंक्वायरीज में आपने एक इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन किया है, उसके बाद आपने उसके प्रोसीजर लगा के एविडेंस ऑब्टेन किया है, और आपको इंक्वायरी में और जो प्रोसीजर लगा के एविडेंस ऑब्टेन किया उसमें फर्क नजर आया, तो कोरॉबरेशन तो गलत होगी, आप आगे चलेंगे नहीं। फिर आपको जब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट आता है ना, तो सो देयर इज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट फॉर द विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट, क्योंकि जब तल्लक खराब होते हैं तो वो नियतों की वजह से खराब होते हैं। तो नियतों का जो मामला है ना वो इंटेग्रिटी के साथ लिंक होता है। तो इंटेग्रिटी पे प्रॉब्लम आ जाए तो रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू नहीं करते, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, विड्रॉ करना पड़ता है। अब देखें, जब वैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस की बात करते हैं, आपने एक एविडेंस लिया, उसको कोरॉबरेट किया दूसरे एविडेंस के साथ, दोनों में गैप नजर आ गया, मींस द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस रेज अ क्वेश्चन मार्क ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट। अब आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मैटर रिजॉल्व हो जाए तो ठीक, अगर मैटर रिजॉल्व नहीं होता तो इंटेग्रिटी का क्वेश्चन ज्यादा डार्क हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ, और फिर आप डिस्कस करेंगे दो चार गवर्नेंस के साथ। फिर आप उनसे बात करेंगे कि इस मैटर को किस तरह से कंक्लूड किया जा सकता है। इफ यू बिलीव कि ये इसको कंक्लूड नहीं किया जा सकता, ओनली द ऑप्शन इज विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। तो विड्रॉल जब करनी है तो पैराग्राफ नंबर 39 पे आपने चले जाना है। आप देखें, अगर आप आइजा 500 को लिंक करेंगे, मैं साथ ओपन भी करवा देता हूं, बल्कि आपको, आप एक काम करें, आइजा 500 ओपन करें जी। आइजा 500 के अंदर पैराग्राफ नंबर है जी आपका 11, पैराग्राफ नंबर 11। आइजा 500 पैराग्राफ नंबर 11 कहता है इनकंसिस्टेंसी इन आर डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। इसमें कहता है इफ audit evidence obtained from one source is inconsistent with that obtained from other source, or the auditor has doubt over the reliability of information to be used as audit evidence। तो क्या कहते हैं जी, इस केस में the auditor shall determine what modification or additions to audit procedure are necessary to resolve the matter। आप इस मैटर को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड शेल कंसीडर द इफेक्ट ऑन द मैटर इफ एनी। तो इस मैटर का इफेक्ट ऑडिट के अदर मैटर्स पे क्या आएगा, वो आप कहां पे डील करेंगे, 240 में। जब 240 में जाते हैं तो क्या कहता है जी कि आप वैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस पैराग्राफ नंबर 35 पे आ जाए। आप आज 240 में पैराग्राफ नंबर 35 पे आ जाए। आप कहते हैं जी कि वैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर एनालिटिकल प्रोसीजर दैट आर परफॉर्म्ड नियर द एंड ऑफ द ऑडिट when forming an overall conclusion as to whether the financial statements are consistent with the auditor understanding of the entity, indicate a previously unrecognized risk material statement due to fraud. If auditor identifies a misstatement, the auditor shall evaluate whether such misstatement is indicative of fraud. If there is any such indication, the auditor shall evaluate the implication of misstatement in relation to other aspect of the audit, particularly reliability of management representation. Recognizing an instance of fraud is unlikely to be isolated occurrence. If auditor identifies misstatement, whether material or not, material है या नहीं है, ये relevant नहीं है, and the auditor has reason to believe that it is or may be result of fraud and the management is involved, the auditor shall re-evaluate the assessment of risk of material misstatement due to fraud and its resulting impact on nature, timing, extent of audit procedure to respond the assessed risk. The auditor shall also consider whether consideration or conditions indicate possible collusion involving implies management or third party when reconsidering the reliability of audit evidence previously obtained. If auditor confirmed that or is unable to conclude whether the financial statement are materially misstated as result of fraud, the auditor shall evaluate implication of for the audit. तो implication for the audit में फिर further क्या कहता है जी, withdrawal from the engagement। और अगर withdrawal possible ना हो, अगर withdrawal possible ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, डिस्क्लेमर, और उसके साथ क्या करते हैं, अदर मैटर पैराग्राफ। और अदर मैटर पैराग्राफ में क्या लिखते हैं, व्हाई वी रिमेन अनेबल टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। यानी कि आप 5, आप देखें अक्सर औकात आपने पेपर में देखा होगा कि वो बार बार आप कहता है रीअसेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को, रीअसेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को। वो क्यों कहते हैं, कहते हैं आपने जब इनिशियल प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग के ऊपर आपने अपने इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डायरेक्शन रिस्क को मैनेज किया था, वो आपकी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन की बेस पे थी। लेकिन जब ऑडिट प्रोग्रेस किया, आपने फर्दर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए, तो जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग थी दैट माइट बी नॉट रेलिवेंट,
वो चेंज हो चुकी हो, तो कहते जो आपने इनिशियल अपनी प्लानिंग की थी उसमें आपने इनिशियली एक चीज को इनहेरिटेंस को लो रखा था, किस बेसिस के ऊपर? इनिशियल अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे। अब वो लो नहीं रहा, जब लो नहीं रहा तो उसको आप रीअसेस करेंगे, रीइवैल्यूएट करेंगे जाके दोबारा। यानी कि बार बार वो जब कहते हैं ना कि आप एक एविडेंस आपको पहले मिला, फिर दोबारा दूसरा एविडेंस मिल गया जिसने पहले एविडेंस को रिपेल कर दिया, तो वो एक रेज करता है क्वेश्चन कि जो प्लानिंग की थी वो ठीक नहीं थी, जो प्रोसीजर लगाए थे वो ठीक नहीं थे, जो एविडेंस लगाए थे वो ठीक नहीं थे। फिर आप क्या करें? दोबारा जाएं अपनी प्लानिंग के ऊपर और दोबारा रीअसेस करें अपने सारे रिस्क फैक्टर्स को, और फिर आप देखें कि अब जो आपने प्रोसीजर लगाए हैं उसके बाद क्या एविडेंस आपको फर्दर मिला है। अगर आपको डाउट लगता है मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी के ऊपर, आप नहीं चल सकते, तो फिर क्या करें? विड्रॉ कर लें। विड्रॉ करना है तो पैराग्राफ नंबर 39 पे जाना है 240 के। उसमें क्या कहता है जी? 39A के अंदर डिटरमाइन द प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एप्लीकेबल इन सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग वेदर देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द ऑडिटर टू रिपोर्ट to the person or persons who made the audit engagement appointment or in case the regulatory authorities। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें और देखें आपने किसी को रिपोर्ट तो नहीं करना, और एससीपी ने अगर आपको पॉइंट किया था तो एससीपी को आप रिपोर्ट करेंगे, आप विड्रॉ करने जा रहे हैं। कंसीडर वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट वेयर विड्रॉल इज पॉसिबल अंडर द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। फिर क्या करेंगे? आप विड्रॉल कर लेंगे। एंड इफ ऑडिटर विड्रॉज, discuss with the management, appropriate level of the management and those charged with governance, the auditor withdrawal from the engagement and the reason for the withdrawal, and determine whether there is any professional or legal requirement to support to the person who made the audit appointment। ये सेम वाली बात दोबारा होगी। तो मीन्स आपने विड्रॉ करना है तो पहले क्या करें? अपने लीगल राइट्स को देखें, अपनी लीगल पोजीशन को असेस करें, जिसने अपॉइंट किया है उसके साथ आप विद रीजनिंग डिस्कस करें, फिर आप मैनेजमेंट को डिस्कस करें, और फिर क्या करें? आप अपनी एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लें। क्या कर लें? विड्रॉ कर लें। दानों की बात समझ आ गई? क्लियर है? अब जरा आगे चलें। आगे बहुत ज़्यादा बातें हैं जी, मतलब ये जो इसकी एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ्स हैं इसमें काफ़ी बातें लिखी हैं जो आपके रेलिवेंट पैराग्राफ के साथ साथ लिंक करके पढ़ते जाइएगा। मैं ज़रा आपको जो इसमें से इम्पोर्टेंट हैं, मतलब इम्पोर्टेंट से मुराद है कि जो मुझे अभी बताना चाहिए क्लास में, वो आपको बताता हूँ। रीडिंग आपने सारा करना है, 2 से 3 दफ़ा स्टैंडर्ड क्लास में रीड करना है। अब आ जाइए अपेंडिक्स 1 के ऊपर। अपेंडिक्स 1 है जी, ये जो बात की थी ना फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की ड्यू टू इंसेंटिव और प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज और एटीट्यूड, उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। नानो की बात ये देख लें। फॉर एग्जांपल पहले आ गया जी रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू मिसस्टेटमेंट अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसमें भी कहते हैं इंसेंटिव और प्रेशर्स, इंसेंटिव प्रेशर की एग्जांपल्स हैं। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज की एग्जांपल्स हैं। फिर आपके जो है वो एटीट्यूड रैशनलाइजेशन की एग्जांपल्स हैं। फिर आगे चलें तो उसमें फिर कहता है रिस्क फैक्टर राइजिंग फ्रॉम मिस एप्रोप्रिएशन, मिसस्टेटमेंट राइजिंग फ्रॉम मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के अगेन फिर इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटीज और एटीट्यूड। अपेंडिक्स 1 के अंदर इसके बारे में बात की गई है। ठीक होगी जी बात। अपेंडिक्स 2 पे आ जाएं। अपेंडिक्स 2 में आ जाए जी। ये आपके जो असर्शन लेवल के ऊपर जो एरियाज होते हैं उसके प्रोसीजर है जी। फिर कहता है जी कि जो मेन पैराग्राफ्स है ना शुरू में ही, इसमें देखें कंसिडरेशन एट द असर्शन लेवल। कहता है स्पेसिफिक रिस्पांस टू ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रॉड फैक्टर और कंडीशन आइडेंटिफाइड एंड द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर एंड डिसीजन दैट मे बी अफेक्टेड। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फ्रॉड का इंपैक्ट कहाँ पे आता है, किस तरीके से आता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर कहते हैं द स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ द रिस्पॉन्सेज। उसने स्पेसिफिक एग्जांपल दे दिए रिस्पॉन्सेज की। आप जर्नल एग्जांपल्स हैं जो आप कहीं भी लगा सकते हैं। जो आप सवाल कर रहे थे ना कि जब हम बात करते हैं फ्रॉड फैक्टर की तो हम कौन से प्रोसीजर लगाएं, तो दीज आर द सर्टेन प्रोसीजर, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर पहला प्रोसीजर कहता है जी visiting location or performing certain tests on a surprise or unannounced basis. For example, observing inventory at locations where auditor
attendance has not been previously announced or counting cash at particular date on a surprise basis. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंट्रोल वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, उसमें कहता है जी आप इसमें किस तरह से डील करेंगे, उसमें इन्वेंट्री के कंट्रोल की बात करता है, कैश काउंट के कंट्रोल की बात करता है, तो आप ये कह देंगे जी हम सरप्राइज कैश काउंट कर लेंगे, हम सरप्राइज इन्वेंट्री काउंट कर लेंगे। तो पहला प्रोसीजर आपका इन्वेंट्री से रिगार्डिंग रिस्क को डील करता है। फिर कहते हैं जी requesting the inventories to be counted at the year end of the reporting period or on the date closer to the period end to minimize the risk of manipulation of balance in period between the date of completion of the count and the end of the reporting period. समटाइम क्या होता है कि आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है एक लोकेशन के ऊपर, आप सेम डे पे करते हैं, तो एक इन्वेंट्री उठाई दूसरी लोकेशन भेज दी, तो कहते हैं जी आप अनअनाउंस बेसिस के ऊपर जाकर उसको टेस्ट कर लें, वहां से भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर कहते हैं जी अल्टरिंग द ऑडिट अप्रोच इन करंट पीरियड, फॉर एग्जांपल कंटेक्टिंग मेजर कस्टमर एंड मेजर सप्लायर ऑरली इन एडिशन टू सेंडिंग रिटन कंफर्मेशन, सेंडिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू स्पेसिफिक पार्टी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर सीकिंग मोर और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल के इसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह से अगर ट्रेड पेबल होते हैं उसमें जीरो बैलेंस होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपने लायबिलिटी को रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उसका तो बैलेंस जीरो ही आ रहा होगा। तो जिनकी लो बैलेंस होते हैं या जीरो बैलेंस होते हैं उनको कंफर्मेशन जरूर भेजनी चाहिए। नॉर्मली क्लाइंट की परसेप्शन क्या होती है, मेजर पार्टीज, लेकिन यहाँ पे परसेप्शन क्या है, लो वैल्यू पार्टीज। एक बात, दूसरी बात क्या है, आपने कंफर्मेशन तो भेज दी है, जो मैनेजमेंट से डिस्कशन हुई आपने कर लिया, भेज दिया, उसके बाद आप क्या करें, 2-3 कस्टमर्स को फोन करके पूछ लें हाँ भाई क्या बैलेंस आ रहा है, तो आपने अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट उसमें लेके आ गए। आप देखें ये प्रोसीजर लिखे हुए हैं ना, ये डिफरेंट किस्म के इश्यूज को डील कर रहे हैं। अगर आपको ये प्रोसीजर का पता होगा, पेपर में कोई सवाल आ जाता है तो आप यहां से प्रोसीजर को कोरिलेट कर सकते हैं। आगे चलें, अब आगे अगर चलते हैं तो रेवेन्यू रिकग्निशन के प्रोसीजर उसने बताए हैं। अब रेवेन्यू रिकग्निशन के ऊपर किस तरह से फ्रॉड हो सकता है और उसके ऊपर आप प्रोसीजर क्या लगाएंगे, ये कराएंगे। स्पेसिफिक रिस्पांस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें एग्जांपल ऑफ रिस्पांस टू द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर एज फॉलोज। जिसमें पहला क्या है जी, रेवेन्यू रिकग्निशन का मिल गया जी आप लोगों को। रेवेन्यू रिकग्निशन के अंदर पर क्या कहते हैं जी, परफॉर्मिंग सबसेटिव एनालिटिकल प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रेवेन्यू यूजिंग डिसएग्रीगेटेड डेटा, फॉर एग्जांपल कंपेयरिंग रेवेन्यू रिपोर्टेड बाय मंथ एंड बाय प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस सेगमेंट। यानी आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा लें, एनालिटिकल प्रोसीजर के एग्जांपल्स ने दे दिए हैं। कंफर्मिंग विद द कस्टमर सर्टेन रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड द एब्सेंस ऑफ साइड एग्रीमेंट बिटवीन द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ऑफ वन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सच टर्म्स और एग्रीमेंट एंड बेसिस फॉर द रिबेट्स एंड अदर पीरियड। यानी कि आप वही जो कहते हैं ना कि आप कंफर्मेशन के अंदर उससे ले सकते हैं, आप पार्टी से कंफर्म कर सकते हैं हाँ जी आपके टर्म्स यही हैं जो मैनेजमेंट बताती है। फिर कहते हैं इंक्वायरिंग ऑफ एंटिटी सेल एंड मार्केटिंग पर्सोनल और इन हाउस लीगल काउंसिल regarding sales or shipment near the end of the period and their knowledge of any unusual term or condition associated with those transaction। वही बात है, ईयर एंड के करीब ट्रांजेक्शन को टेस्ट कर लेंगे। Being physically present at one or more location at period end to observe goods being shipped or being readied for shipment and performing other appropriate sale and inventory cut off procedure। कट ऑफ की टेस्टिंग करके चेक कर लेंगे कि सेल ठीक पीरियड में रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई। For those situations for which revenue transactions are electronically initiated, proceeds and recorded, testing control to determine whether they provide assurance that recorded revenue transaction occurred and are properly recorded। तो आपके IT एप्लीकेशन कंट्रोल्स की बात यहाँ पे कर रहा है। कुछ एडिशनल प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, पीरियड 13 टेस्ट आप कर सकते हैं, यानी कि आप ईयर एंड के बाद के जो इनवॉइसेज हैं, जो सेल रिटर्न है उसको चेक कर सकते हैं कि सेल रिटर्न वो प्रॉपर रिकॉर्डेड है या सिस्टम में नहीं है। फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर एग्जांपल के जो आप अकाउंटिंग आप कट ऑफ टेस्टिंग के लिए आप लीड टाइम चेक कर सकते हैं। लीड टाइम क्या है, फॉर एग्जांपल मेरी लीड टाइम 5 डेज का, तो लास्ट 5 डेज की सेल को 100% टेस्ट कर लें। ब्लॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। दीज आर सर्टेन प्रोसीजर विच कुड बी परफॉर्म्ड। दानों की बात। फिर कंट्रोल टेस्टिंग आप कर सकते हैं सेल के प्रोसेस के ऊपर, वहां से भी आप अपने रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर आगे इन्वेंट्री की क्वांटिटीज के प्रोसीजर हैं जी, ये आप पढ़ लेंगे समझ आ जाएगा। फिर मैनेजमेंट के एस्टिमेट के प्रोसीजर हैं, तो कल पढ़ लिए हैं। तो क्वांटिटीज, इन्वेंट्री क्वांटिटीज तो चलो आप पढ़ लेंगे। हाँ, मैनेजमेंट एस्टिमेट 540 बड़ा डिटेल पढ़ लिया आप लोगों ने। फिर आगे स्पेसिफिक रिस्पांस है मिस स्टेटमेंट ड्यू टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, तो ये बेसिकली कैश और इन्वेंट्री और जहां जहां पे मिस अप्रोप्रिएशन हो सकती है उसके प्रोसीजर उसने बता दिए हैं। ये कंट्रोल का जहां पे रिस्क का क्वेश्चन आता है ना, कंट्रोल डेफिशिएंसीज का, वहां पे ये आपको काफी हेल्प करेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। दानों की बात। फिर आपका जो अपेंडिक्स 3 है, ये एग्जांपल ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, यानी कि अब सर्कमस्टांसेस की बात हो रही है, पहले क्या बात थी एग्जांपल्स की, इंसेंटिव प्रेशर की वजह से। आप कहते हैं कौन से ऐसे काम होते हैं, वो टेक्निक्स क्या हैं, किस तरीके से फ्रॉड हो सकता है, वो टेक्निक्स उसने बता दी है। नहीं टेक्निक्स पता होंगी तो पेपर में कोई भी सवाल आ जाएगा, सवाल पढ़ेंगे तो फौरी तौर पे फ्रॉड फैक्टर को पकड़ लेंगे, भाई ये फ्रॉड फैक्टर है, यहाँ पे फ्रॉड में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होने के चांस है। तो वो इसमें आ जाए जी जरा।
इसमें फिर काफ़ी सारे जी कन्फ्लिक्ट और मिसिंग एविडेंस, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर उसके बाद आप कहते हैं डिस्क्रिपेंसीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फिर आगे प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग फिर अदर्स, इसमें कुछ एग्जांपल हैं। तो इसके दफ़ा पढ़िएगा तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। बिल्कुल, आप देखें, आप ज़रा फोकस करें पूरे 240 का। अगर जो मैं आपको एग्जांपल दूं तो सबसे पहले हमने जो एक मिसकॉन्सेप्शन थी ऑडिटर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं रिगार्डिंग द फ्रॉड, उसके बारे में डिस्कशन की। हमने कहा कि बीइंग ऑडिटर हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के थ्रू काम करना है, हमने टीम को एंगेज करना है, उनको भी बताना है। हमने फ्रॉड इंस्पेक्टर के ऊपर सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं फ्रॉड इंस्पेक्टर हैं कौन कौन से, क्या वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है। उसको समझने के लिए हमने कहा कि इंसेंटिव भी हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं, एटीट्यूड भी हो सकते हैं। फिर हमने कहा कि इस काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। हमने इंक्वायरीज की, ऑब्जर्वेशन की और एनालिटिकल प्रोसीजर लगाए। वहां से हमने कुछ स्पेसिफिक एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए। उनके लिए फिर हमने क्या किया, अप्रोच बना ली। अप्रोच बना के फिर हमने ऑडिट एविडेंस को एवेलुएट कर लिया। ऑडिट एविडेंस को एवेलुएट करके हमने कहा कि हमने आगे चलना है या नहीं चलना। विड्रॉल की बात हुई तो हमने विड्रॉल को भी डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल्स और बाकी सारी उसकी डिटेल डिस्कशन को देख लिया। स्टैंडर्ड ये जो था ना, देखें बेस के स्टैंडर्ड ना तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप बात करें ना कि जो बेसिक आपकी ऑडिट की बेस बनाने के स्टैंडर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे टेक्निकलिटीज हैं लेकिन वो बेस के ऊपर है। अब इस स्टैंडर्ड को मेरे मुताबिक आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, अंडरस्टैंड करके पढ़ना चाहिए। देखें, आपके जो ऑडिट के कई मसाइल होते हैं ना, जो परेशानियां होती हैं, जो इश्यूज होते हैं, जो हमें समझ नहीं आ रहे होते, क्योंकि जाहिर बात है, देखें जब तक आप देखें बुक को रीड करना ना सबसे बड़ा एक नॉलेज का सोर्स होता है। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आई माइट बी टॉकिंग अबाउट 20% और 60% ऑफ द कंटेंट रिटन इन द बुक। लेकिन जब आप खुद पढ़ेंगे ना बुक को तो आपको 40% एडिशनल मटेरियल मिलेगा जो आपको मैंने क्लास में नहीं बताया हुआ, लेकिन वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, अंडरस्टैंड हो जाएगी। फिर आपको सिचुएशन अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगी, रिस्क असेसमेंट के साथ लिंक बनना शुरू हो जाएगा, स्पेसिफिक अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन की आपको सिचुएशन समझ जाना शुरू हो जाएंगी। देखें, खाली ये 240 फ्रॉड नहीं है, इसके साथ आपका 540 भी है, 315 भी है, रिस्क असेसमेंट भी है, आपका ऑडिट एविडेंस भी है। तो काफी स्टैंडर्ड इसके साथ जाके लिंक होते हैं। तो आपने इसको अच्छे तरीके से रीड करना है। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो अभी बेशक रीड कर लें, टाइम ले लें, लेकिन अगर नहीं करना चाहते भी तो आप घर बैठ के इसको लाजमी रीड कीजिएगा। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। कुछ स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं, ये बहुत अच्छे समझने के लिए ज़रूरी हैं। 240 हो गया, 315, 320, 330, 500, 501, 540, ये जो स्टैंडर्ड अभी तक हमने कर लिए हैं, इनको आप अपनी ग्रिप के साथ अच्छे तरीके से कर लें। देखिए, मैं कोई हैजल में नहीं करवा रहा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास लेक्चर्स पड़े हैं, कहीं मसला बना टाइम का तो मैं आपको लेक्चर्स दे दूंगा। लेकिन जो चीज़ करवाना चाह रहा हूँ वो मैं अच्छे तरीके से लेकर चलना चाह रहा हूँ विद प्रैक्टिस, ताकि आप लोग उसके ऊपर अपनी ग्रिप को अच्छे तरीके से मैनेज कर लें। इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर आगे थोड़े से एरियाज ही हैं। अब आगे देखते जाइएगा इंशाल्लाह किस तरह से आपका सिलेबस खत्म होना है। 11 लेक्चर हो चुके हैं, तकरीबन 15-16 लेक्चर पीछे रह गए और हम उसको एडिशन करके 30 तक ले जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। लेकिन एनी हो, आप इसको समझें, अंडरस्टैंड करें। मैंने इसके वैसे माइंड मैप भी भेज दिया है ग्रुप के अंदर, आप उसको भी पढ़ लें। बाकी कोई मसला हुआ, कोई इशू हुआ तो आप यस, स्पेसिफिक नहीं है, रिस्क असेसमेंट के साथ लिंक्ड है। असेसमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, या आप जो है ICW को कुछ पास पेपर देख लें, स्पेसिफिक क्वेश्चन आया नहीं है। लेकिन मैंने फिर बात किया है कि ये आपकी बेस बनाता है, ये आपको लिंक क्रिएट कराता है बाकी एरियाज के साथ। तो इसको इस तरीके से आपने पढ़ना है कि जब आप ऑडिट के बाकी क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपने इसको किस तरह से डील करना है। एक छोटा सा पॉइंट था, वो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। वो कहता है रीअसेसमेंट ऑफ द रिस्क। मेरा ख्याल आप लोगों को थोड़ा सा कम ही समझ आया, वो आगे समझ, हाँ न्यू इन्फॉर्मेशन वाली बात समझ आ गई आपको, ये क्लियर हो गया था आपको रीअसेस करने वाली बात। अगर नहीं हो तो अगली तो क्लास में दोबारा कर लेंगे। ले जी, आज क्लास को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।